अध्याय 421 चोरी हुई खुशियां 5। बच्चा अभी भी चिल्ला रहा था, हल्की सिसकियों के साथ। नैना शर्मा का दिल दुख रहा था और उसने इन बंधनों से आज़ाद होने की पूरी कोशिश की। वह अब आर्यन सिंघानिया की कैद में नहीं रहना चाहती थी। वह अपने बच्चे के साथ रहना चाहती थी। लेकिन जितना ज़्यादा उसने कोशिश की उतना ही वह आज़ाद नहीं हो पाए। उसके सामने का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया और उसके बच्चे की आकृति धीरे धीरे दरवाजे से ढक गई। बेबी, नैना शर्मा जोर से चिल्लाए। वह बहुत चाहती थी कि आगे बढ़कर अपने बच्चे को वापस खींच ले, लेकिन वह समय पर ऐसा नहीं कर पाए। उसने बच्चे को अपनी मां को अलविदा कहते सुना और दरवाज़ा उसके सामने जोर से बंद हो गया। फिर एक पल में उसे लगा जैसे कोई अनदेखी लाइन उसे एक सफ़ेद दुनिया में वापस खींच ले। उसके आसपास का माहौल सफ़ेद था और उसका दिमाग भी खाली था। वह खोई हुई और बेबस थी। फिर उसे कुछ महसूस हुआ। ऑपरेशन के 72 घंटे बाद आखिरी सेकंड में नैना शर्मा का हाथ अनजाने में हिल गया। योजक चिन्ह। आर्यन सिंघानिया की कार शांत सड़कों से तेजी से गुजरी। उसका सुंदर चेहरा चमक से खिल उठा। पिछले कुछ दिनों की गिरावट उसकी भौहों के बीच से बह गई और उसकी आंखों की रोशनी लहराती और हिलती रही। उनके लिए कहने के लिए सबसे अच्छे शब्द थे, नैना शर्मा का रिएक्शन है। 72 घंटे की इस मुश्किल में वह एक बार भी नहीं हिली और चुपचाप सोती रही। आखिरी पल में उसने भगवान से प्रार्थना की, लेकिन फिर भी कोई कॉल नहीं आया। उसे सच में लगा कि नैना शर्मा सच में उसे छोड़कर हमेशा के लिए सो जाएगी। सौभाग्य से भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उस औरत को नहीं छीना जिससे वह प्यार करता था। योजक चिन्ह। जब आर्यन सिंघानिया वार्ड में भागा तो नैना शर्मा ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। अचानक आई रोशनी से उसकी आंखें अजीब तरह से सिकुड़ गईं। उसने कुछ बार पलकें झपकाईं और उसकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी आ गई। फिर इस रोशनी में उसने एक बहुत ही हैंडसम आदमी को देखा। उसका चेहरा उसकी आंखों के सामने और साफ होता गया, जैसे कोई चाकू पकड़े हुए हो और धीरे धीरे उसके दिल में छेद कर रहा हो। वह आदमी दौड़कर उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी गहरी आंखें उस पर टिकी थीं और उसकी आवाज़ में ज़बरदस्त उत्साह और खुशी थी। नैना शर्मा ने अपनी आंखें चौड़ी करके आर्यन सिंघानिया की तरफ देखा। उसने पहले की तरह बहुत ज़्यादा नफरत भरी नज़र नहीं दिखाई। नहीं वह गुस्सा हुई, उसे डांटा और भगाया। वह बस उसे देखती रही। पता नहीं उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया या कुछ और था। उसकी आंखें हैरान, उत्सुक, लेकिन सबसे ज़रूरी बात, डरी हुई थीं। आर्यन सिंघानिया का उत्साह धीरे धीरे उसकी नज़रों के सामने गायब हो गया। उसने उसे फिर से नैना कहने की कोशिश की, लेकिन उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। आर्यन सिंघानिया की भौहें तन गईं। उसने नैना शर्मा का हाथ छोड़ा और धीरे से नीचे रख दिया। फिर उसने अपनी आंखें उठाईं और डॉक्टर चोपड़ा की तरफ देखा, जो दूसरी तरफ भी भौहें चढ़ाए हुए थे, और गहरी आवाज़ में कहा, नैना को क्या हुआ? डॉक्टर चोपड़ा ने नैना शर्मा की फिर से ध्यान से जांच की, कुछ देर ध्यान से विचार किया और जवाब दिया, मुझे लगता है कि मिस शर्मा सर्जरी के बाद के प्रभावों से पीड़ित हैं। कौन सा? किस तरह का? सबसे बुरे हाल में मिस शर्मा का दिमाग अपनी असली हालत में वापस चला जाएगा। दूसरे शब्दों में, वह अब एक नए जन्मे बच्चे की तरह है और उसे फिर से शुरू करना होगा। सब कुछ नए सिरे से शुरू हुआ, सरसराहट के साथ। ये शब्द आर्यन सिंघानिया के कानों में गूंज रहे थे। वह बता नहीं पा रही थी कि अचानक उसके दिल में क्या भावनाएं उमड़ पड़ीं। उसकी नज़रें अनायास ही नैना शर्मा के खाली चेहरे पर लौट गईं। अध्याय 422 चोरी हुई खुशियां 6। इन 72 घंटों में आर्यन सिंघानिया के मन में बस यही ख्याल था कि नैना शर्मा जिंदा हो गई है। वह किसी भी कीमत पर उसकी जान बदल सकता था। जब तक वह जागती, वह उसे जाने दे सकता था। वह उसे और यश गोयल को पूरा कर सकता था। वह दूर जाकर उसे खुश देख सकता था। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके जागने के बाद यह उसके लिए अंत नहीं, बल्कि एक नया जीवन होगा। नैना शर्मा की पूरी पर्सनैलिटी ऐसी थी जैसे वह फिर से इस दुनिया में लौट आए हो। उसने जो कुछ भी महसूस किया था, वह ब्लैकबोर्ड पर लिखे चौक के शब्दों की तरह पूरी तरह मिट गया था। उसके लिए उसकी नफरत भी अतीत से गायब हो गई थी। जाहिर है, यश गोयल के लिए उसका प्यार भी बिना किसी निशान के गायब हो गया था। आर्यन सिंघानिया जानता था कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में उसे नहीं सोचना चाहिए, लेकिन अक्सर उथल पुथल वाली भावनाएं उसकी समझदारी को दबा देती थीं और फिर उसे पूरी तरह से दबा देती थीं। उसने अपने सामने नई जन्मी नैना शर्मा को देखा। भले ही उसका दिमाग अब खाली था, लेकिन उसके लिए उसका प्यार अब भी मजबूत और उमड़ रहा था। वह अब भी उसे उकसाना चाहता था कि वह उसके खाली दिमाग में अकेला इंसान रहे। अब वह किसी से न तो प्यार करती थी और न ही किसी से नफरत करती थी, इसलिए वह चाहता था कि भविष्य में वह सिर्फ उसी से प्यार करे। सिर्फ उसी से। आर्यन सिंघानिया की आंखों में कई ख्याल कौंध रहे थे। एक संघर्ष, झिझक, उलझन और थोड़ी घबराहट भी थी, लेकिन ये सब उसके दिल की धड़कन को दबा नहीं सका। उन्होंने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। उनके पतले होंठ थोड़े खुले और उन्होंने धीरे से कहा, डॉक्टर
चोपड़ा, मुझे आपसे कुछ कहना है। डॉक्टर, चोपड़ा समझ गए। उन्होंने अपनी नस को रुकने और नैना शर्मा का ध्यान रखने को कहा। फिर वे वार्ड के दरवाजे की तरफ चल दिए। आर्यन सिंघानिया भी मुड़े और जाने ही वाले थे कि अचानक किसी नर्म हाथ ने उनका हाथ पकड़ लिया। जाहिर है उस हाथ में ज्यादा ताकत नहीं थी, लेकिन आर्यन सिंघानिया के पैर नहीं हिल पा रहे थे। वह थोड़ा हैरान हुआ और थोड़ा हैरान भी। वह मुड़ा और सच में उसने देखा कि नैना शर्मा का हाथ उसका हाथ पकड़े हुए था। आर्यन सिंघानिया की आंखें तुरंत नरमी से भर गईं। उसने धीरे से नैना शर्मा का हाथ पकड़ा हुआ था और उसकी आवाज़ इतनी नर्म थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पानी टपक पड़ेगा। नैना, क्या हुआ? नैना शर्मा अब भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में उलझन और उत्सुकता कम नहीं हुई थी, लेकिन एक तरह की निर्भरता की भावना थी, जैसे उसे डर हो कि वह चला जाएगा। आर्यन सिंघानिया जानता था कि जब उसने अपनी आंखें खोली तो शायद वही पहला इंसान था जिसे उसने देखा था। इसलिए अपनी हैरानी की हालत में उसे उस पर भरोसा हो गया। हालांकि उसका दिल अब भी बेकाबू होकर धड़क रहा था। उसके मन में अभी जो विचार थे वे और भी साफ और जोशीले हो गए और वह उन्हें रोक नहीं सका। आर्यन सिंघानिया ने मुश्किल से निगला और मुस्कुराया। नैना, डरो मत, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं जल्द ही वापस आऊँगा। मैं जल्द ही वापस आऊँगा, परी। आर्यन सिंघानिया ने धीमी आवाज़ में उसे दिलासा दिया और धीरे धीरे नैना शर्मा का हाथ छोड़ दिया। नैना शर्मा थोड़ी ना नुकुर कर रही थी। जब उसने उसका हाथ छोड़ा तो उसने उसे फिर से पकड़ लिया। आर्यन सिंघानिया का दिल अचानक नर्म पड़ गया। वह इस समय नैना शर्मा का साथ नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन कुछ बातें थीं जो उसे साफ साफ पूछनी थीं। नैना, अच्छा बनो। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से नैना शर्मा के सिर को सहलाया। नैना शर्मा ने पहले आर्यन सिंघानिया का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन उसके प्यार से सहलाने पर उसने धीरे से अपना हाथ छोड़ दिया, जैसे उसे उसका ये काम बहुत पसंद आया हो। आर्यन सिंघानिया मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। नैना, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। बोलते हुए वह वार्ड से बाहर चले गए और हर कदम पर 3 बार पीछे मुड़कर देखा। डॉक्टर चोपड़ा वार्ड के बाहर इंतजार कर रहे थे। अध्याय 423 चोरी हुई खुशियां 7। आर्यन सिंघानिया ने अपनी आंखें उठाईं और डॉक्टर चोपड़ा की तरफ देखा। फिर उन्होंने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और कॉरिडोर के आखिर की ओर चल दिए। डॉक्टर चोपड़ा ने उनका पीछा किया जब तक वह कॉरिडोर से बाहर नहीं निकल गए और हॉस्पिटल के सामने लॉन में नहीं रुक गए। डॉक्टर चोपड़ा भी रुके और अपने सामने खड़े हैंडसम आदमी को देखा। उसके चेहरे पर खुशी और राहत, उत्साह और उम्मीद दिखी, लेकिन इन भावनाओं के गुजर जाने के बाद सिर्फ भारीपन रह गया। डॉक्टर चोपड़ा मोटे तौर पर अंदाज़ा लगा सकते थे कि वह क्या कहना चाहते थे। आर्यन सिंघानिया वहीं खड़े थे, उनकी गहरी आंखें सामने के खालीपन को देख रही थीं। काफ़ी देर की चुप्पी के बाद आखिरकार उन्होंने अपना मुंह खोला और धीमी आवाज़ में बोले जो आधी रात में थोड़ी ठंडी लग रही थी। डॉक्टर चोपड़ा, क्या नैना की हालत टेम्पररी है या परमानेंट? नैना शर्मा की ब्रेन सर्जरी हुई थी, इसलिए उसके लिए ऐसे आफ्टर इफेक्ट्स होना नॉर्मल था। आखिर ब्रेन का असर तो कई चीज़ों पर पड़ता ही है, लेकिन परी के आफ्टर इफेक्ट्स कितने समय तक रहेंगे? डॉक्टर चोपड़ा उनके सवाल से हैरान नहीं हुए। ऐसा लगा कि उन्होंने पहले से ही जवाब सोच लिया था। उन्होंने बिना किसी जल्दबाजी के जवाब दिया, बॉस सिंघानिया, जब मेडिकल मामलों की बात आती है तो आपको पक्का जवाब देने का कोई तरीका नहीं है। मिस शर्मा की हालत रेयर है, लेकिन इसे रेयर नहीं माना जाता। पिछले उदाहरणों के अनुसार कुछ लोग कभी भी अपनी पिछली हालत में ठीक नहीं हो पाते। इसके बजाय वे एक नया इंसान बनना सीख जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों को सिर्फ टेम्पररी ब्रेन डैमेज होता है। रिहेबिलिटेशन के बाद उनका शरीर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। साथ ही दूसरी बातें, जैसे उनकी याददाश्त, उनकी काबिलियत और जो चीज़ें उन्होंने सीखी हैं, वे भी ठीक हो जाएंगी अगर उन्हें किसी खास ताकत से स्टिम्युलेट किया जाए। खासकर रोमांचक। आर्यन सिंघानिया खुद को तिरछी नज़र से देखने से रोक नहीं पाए। डॉक्टर चोपड़ा ने हाँ में सिर हिलाया। उदाहरण के लिए, अगर आप कुछ लोगों, चीज़ों या अपनी पिछली यादों से जुड़ी चीज़ों के संपर्क में आते हैं तो आप उत्तेजित हो जाएंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद डॉक्टर चोपड़ा ने आर्यन सिंघानिया की तरफ देखा और जानबूझकर कहा, मिस शर्मा की अभी की हालत को देखते हुए उनका इतने कम समय में ठीक होना नामुमकिन है। वह भी बहुत नाजुक हैं और परेशान हैं। उनकी दुनिया को हर तरह की चीज़ों से भरने की ज़रूरत है। बॉस सिंघानिया, अगर आप चाहें तो आप उनके लिए पूरी तरह से एक नई दुनिया बना सकते हैं। योजक चिन्ह। जब आर्यन सिंघानिया वार्ड में वापस आए तो डॉक्टर चोपड़ा के शब्द अभी भी उनके कानों में गूंज रहे थे। ऐसा नहीं था कि वह इमोशनल नहीं था, ऐसा नहीं था कि वह ऐसा नहीं करना चाहता था, बस उसकी अभी की हालात का फ़ायदा उठाने के बराबर थी। और वह साफ तौर पर जानता था कि आदित्य नैना शर्मा जिसे पसंद करती थी वह यश गोयल था। उस रात उसने उम्मीद और डर के साथ यश गोयल से पूछा कि अगर वह बच गई तो वे साथ रहने की कोशिश कर सकते हैं। उसने ये भी कहा था कि जब तक वह जागती रहेगी वह उनकी इच्छाएं पूरी करने को तैयार है।
जो इंसान आपसे प्यार नहीं करता उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर करना, लेकिन नतीजा दोनों तरफ से हार हार वाली सिचुएशन थी। ऐसा नहीं है कि उसने कोशिश नहीं की, लेकिन जब उसने वार्ड का दरवाज़ा खोला और नैना शर्मा की चमकती आंखों को बेचैनी से उसे देखते हुए देखा, तो उसके दिल की सारी झिझक और पीछे हटना तुरंत पक्के इरादे से ढक गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसकी काली आंखें नीचे देख रही थीं। उसने धीरे से नैना शर्मा का हाथ थाम लिया। उसके पतले होंठ खुले और उसने एक एक शब्द कहा, नैना, उस रात तुम्हारे सवाल के बारे में मेरा जवाब है, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ना चाहता। उसने अनजाने में अपने हाथ पर और जोर लगाया और आगे कहा, तो भले ही तुम भविष्य में ठीक हो जाओ, मैं अब भी चाहता हूं कि काव्या इसे थामे रहे। तुम्हारे लिए मुझसे प्यार करने का यही एकमात्र मौका है। योजक चिन्ह। आर्यन सिंघानिया नैना शर्मा के साथ सोने के बाद उठा और खिड़की के पास गया। उसने अपना फ़ोन उठाया और कॉल किया। अध्याय 424 चोरी हुई खुशियां 8। नैना शर्मा का शरीर अभी भी बहुत कमज़ोर था और उनके हिलने डुलने लायक नहीं था, इसलिए आर्यन सिंघानिया उन्हें घर नहीं ले गए बल्कि ठीक होने के लिए हॉस्पिटल में ही रहे। उन्होंने नैना शर्मा की देखभाल करने और उन्हें कुछ बेसिक रिकवरी में मदद करने के लिए एक प्रोफेशनल नर्स को हायर किया। जब आर्यन सिंघानिया काम से छुट्टी लेकर हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने वार्ड का दरवाज़ा धक्का देकर खोला। खिड़की के बाहर सूरज की रोशनी एकदम सही थी और कमरे में आ रही थी। नैना शर्मा सोफे पर झुक गई, अपने घुटनों को दोनों हाथों से पकड़े हुए और सिर झुकाए हुए। उसने अपने सामने नर्स को देखा और उसकी बातें सुनी। सूरज की कुछ किरणें शरारत से उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, जिससे उसके चेहरे के बाल नाजुक और प्यारे लग रहे थे। जैसे ही आर्यन सिंघानिया ने उसे देखा, उसके होंठों के कोने थोड़े मुड़ गए और उसकी भौहों के बीच कोमलता का एहसास हुआ। नैना शर्मा पहले तो थोड़ी उदास थीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे उन्होंने आर्यन सिंघानिया की नज़र को भांप लिया हो। उन्होंने अचानक अपना शरीर सीधा किया और उनकी खूबसूरत बड़ी आंखें दरवाजे की तरफ देखने लगीं। वह आदमी वहां खड़ा था, लंबा और सीधा, और उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। उसके होठों पर बहुत हल्की मुस्कान थी और उसकी आंखों में बिना किसी छुपे प्यार से भरी हुई थी, जिससे लोगों के दिल अनायास ही कांप उठते थे। जब नैना शर्मा की नज़र उस जानी पहचानी पर पड़ी तो उनकी आंखों के नीचे की रोशनी अचानक चमक उठी। अभी की सुस्ती भी दूर हो गई। आर्यन सिंघानिया मुस्कुराए और पास आए। वह झुके और धीरे से नैना शर्मा के माथे पर किस किया। फिर वह उनके पास बैठ गईं और आदत के मुताबिक अपनी बड़ी हथेली से उनके बालों को सहलाया। आज आपको कैसा लग रहा है? क्या आपके सिर में दर्द है? ऑपरेशन के बाद भी नैना शर्मा को साइड इफेक्ट था। उन्हें कभी कभी सिर दर्द होता था, लेकिन जैसे जैसे वह ठीक होती गईं, ये लक्षण धीरे धीरे गायब हो गए। नैना शर्मा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं लेकिन कुछ नहीं बोलीं। आर्यन सिंघानिया ने अपने बगल में बैठी नर्स की तरफ देखा। नर्स समझ गई कि वह क्या पूछना चाहता है और उसने तुरंत जवाब दिया, मिस शर्मा ने आज भी बात नहीं की है। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने कहा, लेकिन इस प्रोसेस में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। मिस शर्मा अभी बच्ची है, उसे बाहर की दुनिया में ढलने के लिए एक प्रोसेस की ज़रूरत है। इसके अलावा वह अब खास तौर पर इनसिक्योर महसूस करती है और सिर्फ तुम्हें ही मान सकती है। मैं अभी भी उसे मुझे अपनाने के लिए मनाने की कोशिश कर रही हूँ। आर्यन सिंघानिया को पता था कि इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, आज वह कैसी हैं? चिंता मत करो, मिस शर्मा ठीक हो रही हैं। आज उनका सिरदर्द भी कम हो गया है। वह बस थोड़ी दुखी हैं कि उन्होंने आपको नहीं देखा। आर्यन सिंघानिया की काली आंखें फिर से नैना शर्मा को देखने से खुद को रोक नहीं पाईं। वह अब भी उसे खाली नज़रों से देख रही थी। उसके होठों पर मुस्कान और गहरी हो गई और उसकी आवाज़ खुशी से भर गई। ठीक है, मैं समझ गया। तुमने आज बहुत मेहनत की है। तुम काम से छुट्टी ले सकते हो। ठीक है, श्री सिंघानिया। केयरटेकर खड़ी हुई और नैना शर्मा को देखकर मुस्कुराई। मिस शर्मा, हम आपसे कल मिलेंगे। फिर उसने आर्यन सिंघानिया को सम्मान दिखाने के लिए सिर हिलाया और जाने के लिए अपना बैग उठाया। आर्यन सिंघानिया अचानक फिर बोला, मैं ड्राइवर से तुम्हें वापस भेज दूंगा। केयरटेकर एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने सिर हिलाया, धन्यवाद। जब नर्स वार्ड से बाहर निकली तो उसने अनजाने में पीछे मुड़कर देखा। आर्यन सिंघानिया ने अपना हाथ बढ़ाकर नैना शर्मा को पकड़ रखा था। नैना शर्मा धीरे से उसकी बाहों में आ गई। उसके दूसरे हाथ ने वह किताब उठा ली जो वह अभी पढ़ रही थी। उसके पतले होंठ थोड़े खुले और उसने एक एक शब्द पढ़ना शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ धीमी और चुंबकीय थी। हर शब्द एक मधुर सुर की तरह था जो लोगों के दिलों को छू जाता था और उन्हें कांपने पर मजबूर कर देता था। अध्याय 425 चोरी हुई खुशियां 9। केयरटेकर कुछ छिपाती हुई लग रही थी। उसने घबराहट में अपनी आंखें नीचे कर लीं। हालांकि उसके गाल अभी भी लाल और थोड़े गर्म थे। नैना शर्मा की देखभाल करने का समय ज़्यादा लंबा नहीं था, लगभग आधा महीना। इस आधे महीने में उसने दुनिया के सबसे प्यारे और सज्जन आदमी को देखा। आज का समाज इतना जल्दबाज है कि प्यार धोखा है।
उसे सच में इतने अमीर, ताकतवर और हैंडसम आदमी का इतना सच्चा प्यार देखने की उम्मीद नहीं थी। आर्यन सिंघानिया को देखते ही उसने उन्हें पहचान लिया था। उसने उन्हें पहले एक मैगजीन के कवर पर देखा था। वह सिंघानिया परिवार के सीईओ, सिंघानिया परिवार के क्राउन प्रिंस और सबसे कम उम्र के सफल एंटरप्रेन्योर थे। बहुत सी औरतें उनकी तरफ अट्रैक्ट होती थीं, लेकिन उनके बारे में बहुत कम स्कैंडल हुए। सिर्फ एक स्कैंडल ने ज़्यादा ध्यान खींचा, वह था उनके और पॉपुलर स्टार कियारा खुराना के बीच का स्कैंडल। उस समय सबको लगा कि कियारा खुराना सच में कौवे से फीनिक्स बन जाएगी और कई औरतों के दिलों से प्रिंस चार्मिंग को छीन लेगी। आखिर में आदित्य बस झील में फेंका गया एक छोटा सा पत्थर था। इससे बस एक छोटी सी लहर उठी और फिर आदित्य बिना किसी निशान के गायब हो गया। इतनी खूबसूरत लड़की भी आर्यन सिंघानिया का दिल नहीं बांध पाए। ये सोचना भी मुश्किल था कि क्या कोई ऐसी लड़की होगी जो इस घमंडी भगवान को प्यार में डाल सके। हालांकि जवाब पहले से ही साफ था। उसके सामने खड़ी यह मिस शर्मा ही वह औरत थी जिससे आर्यन सिंघानिया सच में बहुत प्यार करता था। भले ही वह बहुत कमज़ोर थी और उसे हर समय किसी ऐसे की ज़रूरत थी जो उसका ख्याल रखे, भले ही वह उसके लिए सिर्फ परेशानी और बोझ ही लाए, उसकी नज़रों में वही अकेली थी। नाज़ का दिल पिघल गया। उसे थोड़ी जलन हुई, लेकिन उसे अजीब तरह से अजीब भी लगा। वह वार्ड से निकली और लिफ्ट की तरफ चली गई। एक सुंदर चेहरे और लंबे कद का आदमी उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इस समय उसका पूरा शरीर घने धुंध से ढका हुआ था और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वह उसे धक्का देकर वार्ड की तरफ चला गया। केयरटेकर वहीं रुक गई। वह हैरान थी, यह आदमी कौन था? ऐसा लग रहा था कि इशिता अच्छे इरादे से नहीं आई थी। योजक चिन्ह। नैना शर्मा को आर्यन सिंघानिया की आवाज़ सुनना पसंद था। आवाज़ धीमी और धीमी थी, जैसे वह बिना थके बोल रहा हो। उसके कानों के लिए यह एक दावत जैसा था। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह क्या कह रही है। वह उसकी बाहों में झुक गई और उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसके सेक्सी पतले होंठ खुले और बंद हुए और उसने इशिता के प्यारे रूप को देखा। नैना शर्मा के विचार अब आसान थे। उसने लगभग वही किया जो उसने सोचा। वह आर्यन सिंघानिया की बाहों से उठी, फिर आर्यन सिंघानिया का चेहरा अपने मुलायम हाथों से पकड़ा। उसने अपना सिर उठाया, अपने लाल होंठ उसके होंठों से लगाए, अपना मुंह खोला और उसे काट लिया। आर्यन सिंघानिया उसकी अचानक हरकत से चौंक गया और उसकी आवाज़ अचानक बंद हो गई। उसकी काली पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने हैरानी से अपने सामने खड़ी महिला को देखा। नैना शर्मा ने एक बाइट लिया और उसे लगा कि होंठ गर्म, मुलायम है और आफ्टर टेस्ट भी अच्छा है। फिर उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और उसे चाटा। जैसे ही आर्यन सिंघानिया को होश आया, उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई और उसकी सांसें भारी हो गईं। नैना शर्मा के जागने के बाद, शायद नेस्टलिंग प्लॉट की वजह से, वह उस पर खास तौर पर डिपेंडेंट थी और नेचुरली उसके खास करीब थी। हालांकि वह आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बाहों में ही रहती थी। ये पहली बार था जब उसने उससे किस करने के लिए पहल करने को कहा। वह नैना शर्मा से बहुत लंबे समय से अलग था, इतने लंबे समय से कि उसकी एक छोटी सी हरकत ने उसके शरीर में आग लगा दी थी। अध्याय 426 खुशियां जो उसने चुराई। 10 आर्यन सिंघानिया का गला रुंध गया और उसका सिर ऊपर नीचे होने लगा। उसने नैना शर्मा को उठाया और अपनी गोद में अपनी तरफ करके बैठा लिया। उसकी लंबी बाहें नैना शर्मा की पतली कमर के चारों ओर लिपटी हुई थीं। उसके दूसरे हाथ ने धीरे से नैना शर्मा की ठुड्डी को दबाया। वह उसे वापस चूमना चाहता था, लेकिन जब उसका चेहरा धीरे धीरे पास आया तो उसकी काली आंखें नैना शर्मा की खुली आंखों से मिलीं। उसकी आंखें साफ, कंफ्यूज और मासूम थीं। उसकी लंबी पलकें झपकीं और आर्यन सिंघानिया वहीं रुक गया। उसके शरीर में आग अभी भी थी और उसे किस करने की इच्छा अभी भी थी। बस उसे पता था कि नैना शर्मा के अभी के सो कॉल्ड किस का कोई मतलब नहीं था। उसे नहीं पता था कि वह क्या कर रही है। इसके अलावा परी, वह अब एक बच्चे की तरह पवित्र हो गई थी। उसके पवित्र चेहरे के सामने वह सच में उसे बुली नहीं कर सकता था। परी। नैना शर्मा को समझ नहीं आया कि आर्यन सिंघानिया क्या कर रहा है, लेकिन उसके गले लगने से उसे आराम और सुकून महसूस हुआ। वह उसकी तरफ झुकी, उसका सिर उसकी छाती से रगड़ा। उसने एक आरामदायक पोजीशन ढूंढी और उससे चिपक गई। आर्यन सिंघानिया पहले से ही अपनी इच्छाओं से लड़ रहा था। नैना शर्मा की लापरवाही ने उसके दबे हुए गुस्से को और भी भड़का दिया। आर्यन सिंघानिया ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। नैना शर्मा का अनजाने में किया गया मजाक सच में जानलेवा था। उसने उसे चिढ़ाया और उसके चेहरे पर अभी भी मासूमियत थी, लेकिन उसे फिर भी अपना रिएक्शन रोकना पड़ा। ईशा सच में गुस्से में थी, लेकिन उसे फिर भी मुस्कुराना पड़ा। आर्यन सिंघानिया का बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह नैना शर्मा को दोबारा इस तरह अपनी बाहों में ले, वरना उसे डर था कि अगर वह सावधान नहीं रहा तो वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और उसे डराना ठीक नहीं होगा। आर्यन सिंघानिया उस महिला को गोद में उठाकर ले जाने ही वाले थे कि दरवाजे पर शोर मच गया। आर्यन सिंघानिया एक पल के लिए रुका और दरवाजे की तरफ देखा।
लेकिन दरवाज़ा बंद था और उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसने एक आवाज़ सुनी। उसे धुंधली सी एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी और उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं। उसके शरीर से अचानक आई ठंडक से नैना शर्मा थोड़ी डर गई। उसका शरीर अनजाने में कांपने लगा और जिस तरह से उसने आर्यन सिंघानिया को देखा उसमें भी डर का भाव था। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा का शरीर कांपता हुआ देखा और उसे होश आया। उसी पल उसकी आंखों में बहुत नरमी लौट आई। उसके होंठों के कोने थोड़े ऊपर उठे और उसने नैना शर्मा के चेहरे पर ऐसे हाथ फेरा जैसे उसे दिलासा दे रहा हो। उसने धीरे से कहा, नैना तुम यहीं रुको और पढ़ो। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। उसने नैना शर्मा को उठाया, उसे अपने पैरों से उठाकर सोफे पर बिठाया, टेबल पर रखी किताब उसे दी और उसके लाल होंठों को चूमा। फिर वह उठा और दरवाजे की तरफ चला गया। आर्यन सिंघानिया ने दरवाज़ा खोला और अपनी नज़रें ऊपर उठाईं। उसकी नज़र यश गोयल पर पड़ी, जो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ उलझा हुआ था, और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने दरवाज़ा बंद किया और चला गया। जब यश गोयल ने आर्यन सिंघानिया को बाहर आते देखा तो उसने अपनी आंखों में बहुत गुस्से से उसे घूरा। अगर इस समय नज़रों से जान निकल सकती तो आर्यन सिंघानिया में पहले ही छेद हो गए होते। आर्यन सिंघानिया, तुम घटिया विलेन हो, वह गुस्से से चिल्लाया। उसकी गुस्से वाली डांट आर्यन सिंघानिया के मन में कोई इमोशन नहीं जगा सकी। यश गोयल के पास जाकर उनके सामने खड़े होने पर भी उनकी नज़रें नहीं बदलीं। बोलते समय उनके पतले होंठ थोड़े से खुले, हर शब्द के बाद रुकते हुए। नैना को आराम की ज़रूरत है, तुमने उसे परेशान किया है। उनकी बातें सुनकर यश गोयल गुस्से में हंस पड़े। अध्याय 427 चोरी हुई खुशियां 11। यश गोयल ने आर्यन सिंघानिया को घूरा और अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच लीं कि चरमराने की आवाज़ें आने लगीं। अगर उसे दो बॉडीगार्ड्स ने नहीं रोका होता तो वह ज़रूर दौड़कर आर्यन सिंघानिया की अच्छी पिटाई करता। आर्यन सिंघानिया, तुम्हें ये कहने का क्या हक है? तुम साफ साफ जानते हो कि नैना तुमसे कितनी नफरत करती है, लेकिन तुमने नैना की सर्जरी के बाद के असर का फ़ायदा उठाकर उसे अपने पास छिपा लिया। उसे कुछ भी याद नहीं है, इसलिए वह एक बार फिर तुम्हारी दया पर और तुम्हारे रहम पर हो सकती है ना? यश गोयल जितना ज़्यादा बोलते गए उन्हें उतना ही गुस्सा आता गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बॉडीगार्ड्स की रुकावट से निकलने की हिम्मत उन्हें कहाँ से मिली। वह आगे बढ़े और आर्यन सिंघानिया के लैपल्स को जोर से पकड़ लिया। आर्यन सिंघानिया, मैं तुम्हें उसे फिर से चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। नैना को सौंप दो। नैना शर्मा की सर्जरी के 72 घंटे बाद आर्यन सिंघानिया ने उस पर रोक लगा दी और वह नैना शर्मा के साथ वार्ड में नहीं जा सका। उस समय उसकी जिंदगी और मौत का पता नहीं था और उसका उससे बहस करने का मूड नहीं था, इसलिए उसने सब सह लिया। किसे पता था कि नैना शर्मा के खतरे से बाहर होने और होश में आने के बाद उसने असल में अपने माता पिता को धोखा देकर देश से बाहर निकाल दिया और नैना को उसने ऐसे ही छिपा दिया। पिछले आधे महीने में उसने इंडिया लौटने के लिए हर तरह के तरीके आजमाए थे। प्लेन से उतरते ही वह हॉस्पिटल आ गया क्योंकि वह नैना को उस आदमी से दूर ले जाना चाहता था जिसने उसे इतना गहरा दुख दिया था। आर्यन सिंघानिया की काली आंखें थोड़ी ऊपर उठी जब उसने गुस्से में यश गोयल को देखा। उसका एक्सप्रेशन अभी भी शांत था, लेकिन उसने जो कहा उस पर कोई शक नहीं था। यश, वापस जाओ। नैना मेरी पत्नी है, मैं उसका ख्याल रखूंगा। इसके अलावा वह तुम्हारी भाभी है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी लिमिट जानोगे और लाइन क्रॉस नहीं करोगे। पत्नी, भाभी। यश गोयल का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने अपनी आवाज़ ऊंची कर ली। आर्यन सिंघानिया, क्या तुम भूल गए हो कि तुमने मुझसे क्या वादा किया था? नैना का अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उस समय आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा का ऑपरेशन पूरा होने तक उनके साथ रहने को कहा। उनकी शर्त थी कि वह नैना शर्मा को तलाक देना चाहते हैं, उन्हें पूरी तरह से आज़ाद करना चाहते हैं और उन्हें टॉर्चर करना बंद करना चाहते हैं। वह इसके लिए मान भी गए। उन्हें पछतावा न हो, इसके लिए उन्होंने अपना साइन किया हुआ डिवोर्स एग्रीमेंट भी मांगा। मुझे याद है। आर्यन सिंघानिया की आवाज़ बहुत शांत थी, लगभग बिना किसी इमोशन के। हालांकि मुझे इसका अफसोस है। इस दुनिया में आर्यन सिंघानिया शायद अकेले ऐसे इंसान थे जो इतने खुले तौर पर और इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात से पीछे हट सकते थे। यश गोयल का गुस्सा बढ़ गया और वह उसे दबा नहीं सका। उसने अपनी मुट्ठी उठाई और आर्यन सिंघानिया के चेहरे पर निशाना साधा। पिछली बार की तरह वह चकमा नहीं दिया और वहीं खड़ा रहा, यश गोयल का मुक्का अपने ऊपर पड़ने दिया। उसने कोई रहम नहीं दिखाया। आर्यन सिंघानिया ने दबी हुई आवाज़ में कराहते हुए अपना चेहरा एक तरफ कर लिया। लेकिन जैसे ही यश गोयल उसे दूसरा मुक्का मारने वाले थे, आर्यन सिंघानिया ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। दर्द से उसकी ताकत कम हो गई और आर्यन सिंघानिया ने अपने दूसरे हाथ से उसके कंधे पर दबाव डाला, उसे घुमाकर दबा दिया। यश गोयल का हाथ पकड़ा गया और उनके कंधों को दबाया गया। उन्होंने पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन वे आर्यन सिंघानिया को हिला तक नहीं पाए। आर्यन सिंघानिया ने यश गोयल की तरफ देखा, उसके पतले होंठ हल्के से हिल रहे थे।
यश, अभी तुमने जो मुक्का मारा उसके लिए मुझे माफ़ करना। मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, लेकिन नैना, मैं तुम्हें दोबारा नहीं जाने दूंगा। साथ ही मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उसे तुमसे ज़्यादा खुशी दे सकता हूँ। हाँ, तुम नैना को खुशी दे सकते हो, लेकिन नैना को तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं है। तुम ही हो जिसने उसे ऐसा बनाया है, और अब तुम एक अच्छे इंसान बनने का नाटक करना चाहते हो। यश गोयल ने गुस्से में जवाब दिया। अध्याय 428 चोरी हुई खुशियां 12। यश गोयल ने अभी बोलना खत्म ही किया था कि आर्यन सिंघानिया ने उनके हाथ पर जोर डाला, जिससे वह दर्द से कराह उठे। आर्यन सिंघानिया की शांत आंखों में आखिरकार थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने इस बात से इनकार नहीं किया कि उसने पहले नैना को दुख पहुंचाया था। उसने गलती की थी और इसीलिए नैना ऐसी हो गई। उसने सच में जाने देने का प्लान बनाया था, लेकिन भगवान को नैना शर्मा की असली जिंदगी छीनकर उसे फिर से शुरू करने देना था। यह उसे भी फिर से शुरू करने देने जैसा था। उसे मौका दो कि वह नैना को हुए नुकसान की भरपाई करे, उसकी अच्छी तरह देखभाल करे, उससे प्यार करे और अपनी बाकी जिंदगी नैना शर्मा की खुशी के बदले इस्तेमाल करे। बेशक उसने ये भी माना कि उसने नैना शर्मा को रुकने के लिए मजबूर किया क्योंकि उसके अपने मतलब थे, लेकिन उससे भी ज़रूरी बात यह थी कि यश गोयल शायद उसे खुशी नहीं दे पाता। वह उससे अलग था। वह ग्रीन हाउस में एक फूल था। वह एक अच्छे परिवार में और अपने माता पिता की देखरेख में बड़ा हुआ था। उसे कभी कोई मुश्किल नहीं आई थी और उसने कभी फेल होने की कोशिश नहीं की थी। वह अपने गुस्सैल स्वभाव से नैना के साथ रह सकता था, लेकिन परी के माता पिता नहीं मानते। तब जिसे दुख होगा वह सिर्फ नैना होगी। आर्यन सिंघानिया ने गहरी सांस ली और अपनी गहरी आंखों से यश गोयल को घूरा। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। नैना मेरी पत्नी है। दोबारा आकर उसे परेशान मत करना, नहीं तो अगली बार तुम विदेश नहीं जा पाओगे। इतना कहकर उन्होंने अचानक अपना हाथ छुड़ा लिया और बॉडीगार्ड से कहा, मेहमान को बाहर तक छोड़ो। दो बॉडीगार्ड तुरंत आगे बढ़े और यश गोयल को दोनों तरफ से पकड़कर बाहर जाने के लिए तैयार कर दिया। आर्यन सिंघानिया, यश गोयल उसकी पकड़ से आज़ाद नहीं हो सका। उसने दांत पीसकर चिल्लाया। उसकी आंखों में गुस्सा ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने सामने वाले आदमी को जलाकर राख कर देना चाहता हो। तुम सिर्फ ऐसे घटिया तरीके इस्तेमाल करना जानते हो। अगर तुम में काबिलियत है तो मेरे साथ बराबरी से मुकाबला करो। आर्यन सिंघानिया पहले ही मुड़ चुके थे और वार्ड में वापस जाने वाले थे। यश गोयल की बातें सुनकर वह वहीं रुक गए और यश गोयल की तरफ देखने लगे। उसने अपने हाथ जेब में डाले और आराम से एक शानदार अंदाज में खड़ा रहा। उसके होंठों के कोने सिकुड़ गए और उसने मजाक उड़ाया। उसकी आवाज़ ठंडी थी, लेकिन हर शब्द बेरहम था। यश, मुझे याद है मैंने तुम्हें पहले क्या सिखाया था। इस दुनिया में कोई इंसाफ नहीं है। यहाँ सिर्फ मजबूत लोग हैं। अगर तुम आज मुझसे ज़्यादा मजबूत होते और नैना को बचाने की काबिलियत रखते तो नैना अभी तुम्हारे साथ होती। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैंने पहले कुछ गलत किया था और नैना मुझसे नफरत करने लगी थी। लेकिन भविष्य में मैं अपनी बाकी ज़िंदगी का इस्तेमाल नैना को मुझसे प्यार करवाने में कर सकता हूँ। उस आदमी की बातें पक्की और कॉन्फिडेंस से भरी थीं, जिससे लोग चुप हो गए। बेशक यश गोयल हार नहीं मानेगा। बकवास, तुम बस अपनी मतलबी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। अगर नैना को सब कुछ याद रहा तो वह तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। तो हम तब तक इंतज़ार करेंगे जब तक उसे याद नहीं आ जाता। आर्यन सिंघानिया के ये कहने के बाद वह मुड़ी और वार्ड की ओर चल दी। यश गोयल को बॉडीगार्ड घसीटकर बाहर ले जा रहे थे। वह अभी भी संघर्ष कर रहा था और चिल्ला रहा था, नैना, 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 क्या तुमने सुना? जल्दी करो और बाहर आओ, नैना। जैसे ही यश गोयल की आवाज़ धीमी हुई, आर्यन सिंघानिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो वे शांत थीं। उसने अपना हाथ उठाया और दरवाजे के लॉक पर रख दिया। उसने उसे घुमाया और धीरे से दरवाज़ा खोल दिया। जैसे जैसे दरवाज़ा थोड़ा थोड़ा करके खोला गया, नैना शर्मा का पतला शरीर आर्यन सिंघानिया की आंखों में बस गया। वह एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर उसका पूरा शरीर कांप उठा। वह यहाँ हैरान होकर कब खड़ी हो गई? क्या उसने कुछ सुना या देखा? अध्याय 429 चोरी हुई खुशियाँ 13। आर्यन सिंघानिया कुछ सेकंड के लिए वहीं जम गए, फिर अचानक रिएक्ट किया। वह जल्दी से वार्ड में गए और दरवाज़ा बंद कर दिया, जिससे नैना शर्मा की नज़र उनसे दूर हो गई। डॉक्टर चोपड़ा ने कहा था कि अगर वह किसी चीज़ से ट्रिगर होती हैं तो उन्हें सब कुछ याद आ सकता है। यश गोयल वह व्यक्ति था जिसे वह पसंद करती थी। अगर वह उसे देखती और उसकी आवाज़ सुनती तो वह उत्तेजित हो सकती थी। आर्यन सिंघानिया ने अपने दिल की घबराहट को दबाया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। उन्होंने नैना शर्मा की कमर पकड़ी और उन्हें अपने सामने खींच लिया। उन्होंने धीरे से कहा, नैना, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम अकेले किताब पढ़ो? तुम यहाँ क्यों हो? नैना शर्मा ने हमेशा की तरह अपना सिर उठाया और अपनी बड़ी और चमकदार आंखों से उसे देखा। आर्यन सिंघानिया ने उसे देखा और उसने ध्यान से उसकी आंखों में भाव देखे।
उसकी आंखों में डर का कोई भाव नहीं था। वह अभी भी शांत थी और हैरान थी। आर्यन सिंघानिया ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि उसे लगा होगा कि बाहर बहुत शोर है, इसलिए वह आई। लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि दरवाज़ा कैसे खोलना है, इसलिए वह वहीं खड़ी रही। फिर भी आर्यन सिंघानिया के दिल में अभी भी डर था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और उसे दरवाजे पर खड़ा देखा, उसकी पीठ पर ठंडक की एक परत चढ़ गई थी और वह अब भी उसे उबर नहीं पाया था। उसके हाथ ने अचानक जोर लगाया और नैना शर्मा को अपनी बाहों में खींच लिया। उसका चेहरा नैना शर्मा की गर्दन में धंस गया और उसने उसके शरीर की अनोखी खुशबू सूंघी। उसका डरा हुआ और परेशान दिल धीरे धीरे शांत हो गया। हालांकि यश गोयल के सामने वह कॉन्फिडेंट लग रहा था, लेकिन असल में वह रस्सी पर चलने वाले इंसान जैसा था। उसे हर कदम पर सावधान रहना पड़ता था। उसे डर था कि अगर उसने एक भी गलती की तो वह ऊंची जगह से गिर जाएगा और टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। पिछले आधे महीने से वह हर दिन नैना शर्मा के साथ जाता था। हालांकि वह बोल नहीं सकती थी, नहीं जानती थी कि वह कौन है और नहीं समझती थी कि वह किस बारे में बात कर रहा है, फिर भी वह उसके साथ जा पाता था। हर दिन अपनी आंखें खोलकर उसका सुंदर और शांत चेहरा देख पाना पहले से ही एक बड़ा आशीर्वाद था। वह ऐसी खुशी फिर से नहीं खो सकता था। तो नैना, प्लीज़ उसके मतलबीपन को माफ़ कर दो। आर्यन सिंघानिया का गले लगना थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से हुआ। नैना शर्मा को अजीब लगा और वह थोड़ा स्ट्रगल करने लगी। आर्यन सिंघानिया के हाथ कुछ देर के लिए कस गए, फिर धीरे धीरे छूट गए। उसने अपना शरीर सीधा किया, उसकी काली आंखें नीचे झुक गईं। उसने नैना शर्मा को गहराई से देखा और भारी आवाज़ में कहा, नैना, चलो घर चलते हैं। इससे पहले कि वह नैना शर्मा का दिल जीत पाता, इससे पहले कि वह नैना शर्मा के दिल में कोई अहम जगह बना पाता, वह यश गोयल को दोबारा उसके सामने आने नहीं देना चाहता था। योजक चिन्ह। आर्यन सिंघानिया के डॉक्टर से पूछने के बाद डॉक्टर ने तय किया कि नैना शर्मा को डिस्चार्ज किया जा सकता है और वह आराम करने के लिए घर जा सकती हैं। हालांकि उन्हें रेगुलर फॉलोअप के लिए वापस आना होगा। आर्यन सिंघानिया नैना शर्मा को वापस उनके विला में ले आए। नैना शर्मा के जाने के बाद भी विला का लुक वैसा ही था। उस समय उनके रिश्ते बेहतर हो गए थे और वे शादी की तैयारी कर रहे थे। नैना शर्मा ने विला को खास तौर पर फिर से सजाया भी था। यहाँ तक कि उनका बेड भी प्रिंसेस स्टाइल लेस बेड था जिसे उन्होंने बुक किया था। लेकिन इससे पहले कि वे इस पर सो पाते, कुछ हो गया। उसके बाद वह कभी विला में वापस नहीं आई। नैना शर्मा अभी भी इस नए माहौल को लेकर बहुत उत्सुक थीं। जैसे ही वह दरवाजे के अंदर आई, उनकी नज़रें घूम गईं और उन्होंने बड़े से विला को देखा। आर्यन सिंघानिया ने उसे परेशान नहीं किया और चुपचाप उसके पास खड़ा रहा। उसने चुपके से उसके चेहरे के सारे एक्सप्रेशन देखे, एक भी डिटेल नहीं छोड़ी। आखिर वे पहले भी यहीं रह चुके थे। उन्हें चिंता थी कि जब नैना शर्मा वापस रहने आएंगी तो उन्हें कुछ बुरी यादें याद आ जाएंगी। अध्याय 430 चोरी हुई खुशियां 14। नैना शर्मा की चाल अभी भी थोड़ी अस्थिर थी, लेकिन इससे वह विला में घूमना बंद नहीं कर पाईं। जब वह रुकी तो वह इतनी थक गई थीं कि हौंफ रही थीं और अब और नहीं चल पा रही थीं। उन्होंने सीधे आर्यन सिंघानिया की ओर हाथ बढ़ाया। आर्यन सिंघानिया जानता था कि वह चाहता था कि वह उसे गोद में उठाए। इस दौरान वह अक्सर उसे गोद में उठाए घूमता था और उसे इसकी आदत हो गई थी। बिना एक और शब्द कहे आर्यन सिंघानिया नीचे झुका, उसकी गर्दन और घुटनों के पीछे हाथ बांधे और उसे ऊपर ले गया। नैना शर्मा की पतली बाहें आर्यन सिंघानिया की गर्दन में लिपटी हुई थीं और उसका सिर उसकी छाती पर टिका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से उस पर निर्भर थी। उसकी आंखें शुरू से आखिर तक इस जगह से अनजान थीं। उसे अतीत में साथ रहने के उनके निशानों का कोई एहसास नहीं था। आर्यन सिंघानिया को राहत मिली, लेकिन वह दुखी हुए बिना नहीं रह सकी। उसकी हर बात नैना शर्मा को उत्तेजित नहीं कर पाती थी। इसका मतलब था कि उसे सच में उसकी परवाह नहीं थी। लेकिन खुशकिस्मती से शालू और नैना शर्मा का कोई अतीत नहीं था। उसके पास अभी भी एक भविष्य था। ये सारी खुशियां उसने चुरा ली थीं। आर्यन सिंघानिया का हाथ, जो नैना शर्मा को पकड़े हुए था, थोड़ा कस गया, फिर वह अपने लंबे पैरों से विला की ओर वापस चली गई। कमला आंटी ने नैना शर्मा की पसंदीदा डिशेस की एक बड़ी टेबल लगाई थी। आर्यन सिंघानिया नैना शर्मा को डाइनिंग रूम में ले गए और उन्हें एक कुर्सी पर बिठाया। उन्होंने एक कुर्सी खींची और उनके पास बैठ गए। फिर उन्होंने कमला आंटी की ओर इशारा करते हुए नैना शर्मा से कहा, नैना, ये कमला आंटी हैं। वह हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की इंचार्ज हैं। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो जब मैं आसपास न रहूं तो आप उनसे मदद मांग सकती हैं। बहुत दिन हो गए मिले, यंग मैडम, कमला आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा। वेलकम बैक। नैना शर्मा ने कमला आंटी की तरफ देखा, लेकिन उनकी आंखों में थोड़ी सी घबराहट थी। उनका शरीर अनजाने में आर्यन सिंघानिया की बाहों में सिमट गया। कमला आंटी नैना शर्मा की हालत जानती थीं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्हें थोड़ी तकलीफ भी हुई। एक अच्छी लड़की ऐसी हो गई थी। खुशकिस्मती से यंग मास्टर ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा।
खाने के बाद नैना शर्मा को आलस आ रहा था और वह सोना चाहती थी। आर्यन सिंघानिया ने उसे थोड़ी देर टहलने के लिए मजबूर किया और फिर रिकंस्ट्रक्शन मास्टर की गाइडेंस में कुछ आसान एक्सरसाइज करवाईं। बेडरूम में लौटने से पहले उसकी पीठ पर थोड़ा पसीना आ रहा था। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा को बिस्तर पर बैठने दिया। वह बाथरूम में गया और टब में गर्म पानी भर दिया। जब वह बाहर आया तो वह नैना शर्मा को नहलाना चाहता था। नैना शर्मा अभी जो हुआ उसके लिए अभी भी उससे नाराज लग रही थी। उसने विरोध किया और उसका कॉलर पकड़ लिया। आर्यन सिंघानिया को अपने कपड़े उतारने नहीं दिया। आर्यन सिंघानिया को एक पल के लिए यह मज़ेदार लगा। उसने अपनी बाहें क्रॉस की और नैना शर्मा को देखा जो बिस्तर पर लेटी हुई थी, और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, नैना, तुम्हें तो अभी पसीना आ गया। क्या तुम बिना नहाए सोना चाहती हो? बदबू आएगी। इस दौरान नज़ और आर्यन सिंघानिया नैना शर्मा को पढ़कर सुना रहे थे। उसके मन में कुछ बातें घर कर गई थीं। वह जानती थी कि आर्यन सिंघानिया का बदबूदार से क्या मतलब है। उसने तुरंत नाराज़गी से भौहें चढ़ाईं। वह बदबूदार नहीं थी। नैना शर्मा अचानक बिस्तर से उठी और बाथरूम की ओर चली गईं। आर्यन सिंघानिया अचानक उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन जब वह बाथरूम के दरवाजे तक गया तो नैना शर्मा मुड़ी, हाथ ऊपर उठाए और आर्यन सिंघानिया को धक्का दे दिया। उसमें बहुत कम ताकत थी और वह आर्यन सिंघानिया को दूर नहीं धकेल सकती थी। लेकिन उसके इस काम से उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी गुस्से में है और उसने उसे पास नहीं आने दिया। आर्यन सिंघानिया ने भौहें चढ़ाईं। नैना, क्या तुम अकेले नहाने जा रही हो? आर्यन सिंघानिया का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और उसने सख्ती से कहा, नैना, तुम अभी अकेले नहीं नहा सकती। बाथरूम में बहुत फिसलन है। अगर तुम सावधान नहीं रहीं और गिर गईं तो परी भी गिर जाएगी। अध्याय 431 बिन बुलाया मेहमान 1। नैना शर्मा ने आर्यन सिंघानिया के बोलने का इंतजार नहीं किया। वह सीधे एक कदम पीछे हटी और बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। आर्यन सिंघानिया एक पल के लिए हैरान रह गया जब उसे नज़रअंदाज किया गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे गुस्सा करना चाहिए या हंसना चाहिए। उसने हमेशा उसे लाड़ प्यार किया था और उसका गुस्सा बाहर आ गया था, लेकिन वह इसे सहने को तैयार था। उसे नैना शर्मा को पहले की तरह ही घमंडी और ज़िद्दी देखना अच्छा लगता था, लेकिन उसे अब भी नैना शर्मा को अकेले नहाने देने की चिंता थी। उसने दरवाजे का लॉक घुमाया और दरवाज़ा फिर से खोल दिया। नैना शर्मा अपने कपड़े उतार रही थी। जब उसने आर्यन सिंघानिया को अंदर आते देखा तो उसका चेहरा लाल हो गया और उसने गुस्से से उसे घूरा। केयरटेकर ने उसे पहले ही सिखा दिया था कि मर्द और औरत में फ़र्क होता है। वह औरत थी और वह मर्द था। जैसे ही आर्यन सिंघानिया नैना शर्मा के पास गया, नैना शर्मा ने फिर से अपने कपड़ों का कॉलर पकड़ा और पीछे हट गई। नज़ ने उसे मर्दों और औरतों के बारे में सिखाने के बाद ये भी सिखाया कि मर्द औरतों के शरीर को नहीं देख सकते और औरतों के कपड़े नहीं उतार सकते। आर्यन सिंघानिया को पहले लगा कि नैना शर्मा बस गुस्से में है, लेकिन अब उनका रिएक्शन देखकर ऐसा नहीं लगा। उन्होंने अपनी भौहें सिकुड़ीं। क्या ऐसा हो सकता है कि नैना शर्मा की तबीयत ठीक नहीं है? आर्यन सिंघानिया की आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी और वह तेजी से आगे बढ़ी। नैना, तुम ठीक हो? जैसे ही वह पास आया, नैना शर्मा चौंक गईं और पीछे हटने लगीं। अचानक वह फिसल गईं। नैना शर्मा डर के मारे चिल्लाईं और पीछे की ओर गिर गईं। आर्यन सिंघानिया चौंक गया, लेकिन उसकी आंखें और हाथ तेज थे। उसने नैना शर्मा की कलाई पकड़ी और उसे खींच लिया। हालांकि जब उसका शरीर झुका तो टक्कर थोड़ी बड़ी थी और बाथरूम का फर्श फिसलन भरा था। आर्यन सिंघानिया मजबूती से खड़ा नहीं हो सका और उसका शरीर पीछे की ओर गिर गया। आर्यन सिंघानिया ने एक हाथ से नैना शर्मा को उठाया और दूसरे हाथ से दीवार का सहारा लिया। उसने गलती से शॉवर चालू कर दिया और पानी उसके सिर से नीचे गिरने लगा, जिससे वे दोनों तुरंत भीग गए। आर्यन सिंघानिया दीवार को पकड़ नहीं पाए और दोनों नीचे गिर गए। जैसे ही वे गिरे, आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा को अपने सामने कसकर पकड़ लिया और उनके लिए कुशन का काम किया। आर्यन सिंघानिया कराह उठे और उनकी पीठ में दर्द महसूस हुआ। अच्छी बात यह रही कि उनके सिर पर चोट नहीं लगी और उन्हें गंभीर चोट नहीं आई। दोनों भीग गए थे और उनके पतले कपड़े धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होकर उनके शरीर से चिपक गए, जिससे उनके शरीर की लकीरें दिखने लगीं। आर्यन सिंघानिया ने अपना सिर नीचे किया और नैना शर्मा का हल्का सा फिगर देखा। उसने अभी अभी कुछ बटन खोले थे और उसका कॉलर आधा खुला हुआ था। अपने एंगल से वह उसकी गोरी छाती और छाती का गहरा गोलाई देख सकता था। नैना शर्मा के जागने के बाद वह अपना ध्यान नहीं रख पा रही थी, इसलिए वह असल में उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का ध्यान रख रहा था। इसलिए इस दौरान वह उसे नहाने और कपड़े बदलने में मदद कर रहा था। लेकिन उस समय जब उसने नंगी नैना शर्मा को देखा तो उसके मन में सिर्फ दया और दिल का दर्द था। उसके मन में कोई बुरे विचार नहीं थे और उसने बस उसका ख्याल रखा। लेकिन उसका मुलायम शरीर उसके शरीर से दबा हुआ था और उसका गोरा शरीर गीले कपड़ों के नीचे मुश्किल से ढका हुआ था। वह भी उसे अपनी साफ और मासूम आंखों से देख रही थी।
सेक्सीनेस और मासूमियत के मेल ने उसके देखने के सेंस को बहुत ज़्यादा उत्तेजित कर दिया था। आर्यन सिंघानिया की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसकी आंखों की गहराई में दो लपटें तेजी से भड़क उठीं। उसके शरीर की गहराई में तेजी से गर्मी जमा हुई और उसके हाथ पैरों और हड्डियों तक पहुंच गई। उसके शरीर पर डाला गया ठंडा पानी भी उस भड़की हुई आग को बुझा नहीं सका। नैना शर्मा को अजीब लग रहा था और वह आर्यन सिंघानिया के शरीर से उठना चाहती थी। उसने अपने हाथ पैर हिलाए और उसका शरीर अनजाने में आर्यन सिंघानिया के शरीर से ज़्यादा रगड़ खा गया। आर्यन सिंघानिया ने धीमी आवाज़ में हौंफते हुए खुद को और रोक नहीं सका। उसका हाथ उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर लगा। उसने अपना सिर उठाया और ईशा को किस किया। अध्याय 432 बिन बुलाया मेहमान 2। नैना शर्मा ने हैरान होकर आर्यन सिंघानिया को किस करने दिया। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे वह रिएक्ट ही नहीं कर पा रही थी। उसे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन वह पहले भी ऐसा कर चुकी थी। उसने बस यही सोचा कि आर्यन सिंघानिया को उसका मुंह बहुत स्वादिष्ट लगा, इसलिए वह उसके साथ खेल रही थी। नैना शर्मा के हैरान चेहरे ने आर्यन सिंघानिया के लिए इसे और भी आसान बना दिया। उसने बिना किसी कोशिश के उसके दांत खोल दिए और उसे अपने साथ डांस करने के लिए बुलाने की कोशिश में उसके चारों ओर लिपट गया। नैना शर्मा के होंठ सिर्फ आर्यन सिंघानिया के होंठों से मिले थे और उसने कभी इतना गहरा किस महसूस नहीं किया था। उसे आर्यन सिंघानिया से आती हुई मजबूत और आक्रामक आभा महसूस हुई। उसके दिल में डर का एक निशान तैर गया और वह संघर्ष करने लगी। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा को दबाया नहीं, बल्कि उसके संघर्ष को देखा और उसे गले लगा लिया। वे दोनों जमीन से उठे, लेकिन उसने फिर भी किस करना बंद नहीं किया। जब नैना शर्मा भागना चाहती थी तो उसने उसकी कमर पकड़ी, उसे ऊपर उठाया और सिर पर लिटा दिया। उसके हाथों ने एक बार फिर नैना शर्मा का चेहरा पकड़ा और उसे जोर से किस किया। उसे नहीं पता था कि वह उसे कितना मिस करता था और उसे कितना चाहता था। उसकी अनजाने में की गई हरकत और नज़र उसके दिल में आग लगा सकती थी, जिससे वह अपना आपा खो देता और कंट्रोल खो देता। आर्यन सिंघानिया का किस बहुत ज़्यादा इन्फेचुएटेड था। नैना शर्मा खुद को रोक नहीं पाईं और धीरे धीरे उनके किस में खो गईं। उनका शरीर थोड़ा नरम पड़ गया और वह कमज़ोरी से उनसे लिपट गईं। नैना शर्मा की नरमी से आर्यन सिंघानिया की आंखों की रोशनी और गहरी हो गई और धड़कने लगी। उसने नैना शर्मा को अपने सामने कसकर पकड़ लिया और उसका लंबा किस धीरे धीरे उसके लाल होंठों से नीचे उसकी गोरी गर्दन तक गया, धीरे धीरे अपनी छाप छोड़ता गया। नैना शर्मा को लगा कि उसका शरीर बहुत अजीब है। वह आर्यन सिंघानिया से इस तरह डर रही थी और इस अनजान एहसास से भी डर रही थी। वह उसे दूर धकेलना चाहती थी, लेकिन पाया कि उसके शरीर की बेबसी अनजाने में ही चली गई थी। वह अपना हाथ भी नहीं उठा पा रही थी। जैसे ही आर्यन सिंघानिया ने उसे किस किया, उसकी बड़ी हथेली ने नैना शर्मा के शरीर को सहलाया। उसने चतुराई से अपने बटन खोले और अपने गीले कपड़े उतार दिए। जब उसके कपड़े कंधों तक गिरे तो उसकी नंगी स्किन हवा को छू गई। नैना शर्मा का शरीर अनजाने में कांपने लगा। उसकी धुंधली चेतना आखिरकार थोड़ी ठीक हुई और उसकी ताकत भी थोड़ी बहुत वापस आई हुई लगी। उसने अचानक अपना हाथ उठाया और आर्यन सिंघानिया को जोर से धक्का दिया। इस धक्का से आर्यन सिंघानिया की हरकतें एक पल के लिए रुक गईं। उसकी आंखें, जो इच्छा से भरी थीं, उनमें समझदारी की झलक भी थी। वह जोर से हाँफने लगा और उन दोनों के बीच की दूरी थोड़ी कम कर दी। उसकी काली आंखें नैना शर्मा को गहराई से घूर रही थीं और उसकी आवाज़ बहुत भारी थी। नैना, क्या तुम कर सकते हो? वह जानता था कि नैना शर्मा में अभी जज करने की कोई काबिलियत नहीं है और उसे नहीं पता कि वह क्या कर रहा है। अगर वह ऐसा सवाल भी पूछता तो यह उसे बुली करने के बराबर होता। लेकिन परी सच में उसे मिस करती थी और उन्हें फ्यूचर में भी साथ रहना था। ऐसा अपनापन वाला बिहेवियर तो नेचुरल ही था, है ना परी? नैना शर्मा ने हमेशा की तरह आर्यन सिंघानिया को खाली नज़रों से देखा, लेकिन अभी हुए किस की वजह से उसकी आंखें थोड़ी धुंधली हो गई थीं, उसके गाल लाल हो गए थे और उसकी सांसें थोड़ी तेज चल रही थीं। इतना कि उसके चमकीले लाल होंठ थोड़े खुल गए थे। रोशनी में ऐसा लग रहा था कि उस पर पानी की एक पतली परत चढ़ी हुई है, जिसका स्वाद लेना अच्छा लग रहा था। इस समय वह पके आड़ू की तरह थी, जिससे एक मनमोहक खुशबू आ रही थी, लेकिन उसे इसका पता नहीं था। आर्यन सिंघानिया की बची खुची समझदारी भी एक पल में गायब हो गई। उसने गले से एक धीमी सी गर्जना निकाली और नैना शर्मा को फिर से उठा लिया। वह बाथरूम से बाहर निकला और बड़े बिस्तर की तरफ चला गया। अध्याय 433 बिन बुलाए मेहमान 3। आर्यन सिंघानिया की बची खुची समझदारी एक पल में गायब हो गई। उसने अपने गले से बहुत धीमी आवाज़ में गुर्राहट निकाली और नैना शर्मा को फिर से उठा लिया। वह बाथरूम से बाहर निकला और बड़े बिस्तर की तरफ चला गया। नैना शर्मा को नर्म बिस्तर पर लिटाया गया। आर्यन सिंघानिया का लंबा शरीर धीरे धीरे नीचे दबा। उसके हाथ नैना शर्मा के गालों के दोनों तरफ थे। उसकी काली आंखें कुछ सेकंड के लिए उसके चेहरे पर टिकी रहीं, फिर वह झुका और उसे फिर से किस किया। वह बाथरूम की तरह नर्म और जांच पड़ताल करने वाला नहीं था।
इसके बजाय वह मजबूत, रौबदार और उत्सुक था और उसे खुद से दूर नहीं जाने दे रहा था। हवा धीरे धीरे गर्म हो गई, मानो आग की चिंगारियां चमक रही हों। आर्यन सिंघानिया की सांसें तेज हो गईं और उसके शरीर का टेम्परेचर और ज्यादा गर्म होता गया। चिल्लाते हुए उसके शरीर का खून उबलता हुआ सा लगा। आर्यन सिंघानिया के माथे के कोनों की नसें थोड़ी उभरी हुई थीं और पसीने की बूंदें धीरे धीरे उसके परफेक्ट चेहरे पर फिसल रही थीं। वह बहुत चार्मिंग था। उसने अपना शरीर थोड़ा सीधा किया और दोनों हाथों से अपने कपड़ों की चिन पकड़ ली। उसने उन्हें ऊपर उठाया, जल्दी से उतार दिया और एक तरफ फेंक दिया। एक सेक्सी और मजबूत छाती, पेट की 8 खूबसूरत लाइन वाली मसल्स और वह प्यारी मरमेड लाइन पूरी तरह से नैना शर्मा के सामने प्रेजेंट की गई। हालांकि अभी भी बहुत सी बातें थीं जो उसे समझ नहीं आ रही थीं, लेकिन हर किसी में खूबसूरत चीज़ों के लिए एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है। जैसे जब उसने अपनी सर्जरी के बाद पहली बार आंखें खोलीं और आर्यन सिंघानिया को अपनी ओर आते देखा तो उसे भी लगा कि वह बहुत हैंडसम आदमी है। नैना शर्मा आर्यन सिंघानिया को खाली नज़रों से देख रही थी। पहले उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वह सांस नहीं ले पा रही है और उसे ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा की गोल आंखों को देखा और अपने होंठ मोड़े बिना नहीं रह सका। उसकी गहरी आंखों के नीचे एक तेज रोशनी चमक उठी। ये पहली बार था जब नैना शर्मा उसकी तरफ इतनी अट्रैक्ट हुई और उसे इस तरह देखा। पहले जब भी वे इंटीमेट होते थे, उसके उलट ये हमेशा उसका वन मैन शो होता था। आर्यन की बेचैन आवाज़ अचानक धीमी हो गई। उसकी आंखें नर्म हो गईं। उसे देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वह डूब जाएगा। उसने अपना शरीर नीचे किया और उसके पतले होंठों ने धीरे से नैना शर्मा की आंखों को चूमा। कोई चाहत नहीं थी, लेकिन वह बहुत उलझी हुई थी। नैना शर्मा ने पलकें झपकाईं। उसकी लंबी पलकें एक छोटे ब्रश की तरह आर्यन सिंघानिया के होंठों से टकरा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके दिल से टकरा रही हो, जिससे लोगों के दिल धड़क रहे हों। आर्यन सिंघानिया ने धीरे से नैना शर्मा की भौहों को चूमा। ये बहुत हल्का और मुलायम था, जैसे वह अपने सबसे कीमती खजाने का ख्याल रख रही हो। आर्यन सिंघानिया की अचानक नरमी ने नैना शर्मा के दिल का डर धीरे धीरे कम कर दिया। ऐसा लगा जैसे वह उस नर्म आदमी के पास लौट आया हो जो उससे बहुत प्यार करता था। उसके किस से उसे काफ़ी आराम भी महसूस हुआ। उसने अनजाने में उसकी हरकतों की नकल की, अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और अपने लाल होंठों से उसके चेहरे पर कुछ बार किस किया। नैना शर्मा के मासूम किस ने आर्यन सिंघानिया को एक पल के लिए हैरान कर दिया, फिर वह बेबस होकर मुस्कुराया। अब उसे कुछ नहीं पता था। वह इतनी मासूम और भोली थी कि उसकी इच्छाएं कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वह उन्हें आसानी से कुचल देती थी। उसका शरीर अभी भी जल रहा था, लेकिन उसके मन की गर्मी खत्म हो गई थी। आर्यन सिंघानिया ने अचानक नैना शर्मा को कसकर गले लगा लिया, अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे इतनी कसकर गले लगाया कि नैना शर्मा को थोड़ी अजीब सी तकलीफ हुई। तभी वह नैना शर्मा के कान के पास गया। उसकी आवाज़ धीमी और बर्दाश्त से बाहर थी, जिसमें हल्की सी नाराज़गी और नाखुशी थी। नैना शर्मा, तुम ज़रूर जानबूझकर मेरी नैना से बदला ले रही हो। इस तरह वह उसे देख सकता था, लेकिन खा नहीं सकता था। ये सबसे बड़ी यातना थी। अध्याय 434 बिन बुलाए मेहमान 4। नैना शर्मा की आंखें चमक रही थीं। उसे आर्यन सिंघानिया के दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। उसे बस यह महसूस हुआ कि अभी अभी उसका किस बहुत आरामदायक और मज़ेदार था। वह होंठ फुलाकर उसे किस करती रही। हालांकि आर्यन सिंघानिया ने इस बारे में सोचना बंद कर दिया था, लेकिन वह नैना शर्मा का बार बार चिढ़ाना बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने जल्दी से उसे छोड़ दिया, अपना शरीर सीधा किया और नैना शर्मा के किस से बच गया। नैना शर्मा ने शक से उसे देखा। वह अभी भी थोड़ी नाखुश थी और उसकी भौहें तन गई थीं। आर्यन सिंघानिया ने ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा हो। वह बिस्तर से उठा और नैना शर्मा को ऊपर खींचने के लिए बढ़ा। उसकी आवाज़ अभी भी थोड़ी भारी थी। नैना, चलो नहाते हैं। आज तुम थकी हुई हो। काम खत्म करने के बाद जल्दी सो जाना। ये कहने के बाद उसने सबसे पहले साइड में रखा स्लीपिंग रोब उठाया और नैना शर्मा के शरीर पर लपेट दिया। फिर उसने नैना शर्मा को सीधा उठाया और वापस बाथरूम की तरफ चला गया। बाथटब का पानी पहले से ही थोड़ा ठंडा था। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा को नीचे उतारा और एक तरफ खड़ा कर दिया। उसने नल खोला और गर्म पानी डाला। उसने हाथ से पानी का टेम्परेचर चेक किया। जब ये लगभग सही हो गया तो उसने नल बंद कर दिया, घूमा और आदत के मुताबिक नैना शर्मा को कपड़े उतारने में मदद की। हालांकि उसका हाथ अभी नाइटगाउन के कॉलर को छू ही रहा था कि वह अचानक रुक गया। उसके शरीर में अभी भी एक गर्मी थी जो कम नहीं हुई थी। वह बेचैन था और कभी भी फिर से भेड़िया बनकर नैना शर्मा पर झपट सकता था। ईशा के लिए मासूमियत से उसे नहाने में मदद करना सच में नामुमकिन था। आर्यन सिंघानिया के हाथ धीरे धीरे मुट्ठियों में भींच गए और गिर गए। उसने गहरी सांस ली और भारी आवाज़ में कहा, नैना, मैं आज कमला आंटी से तुम्हें नहाने में मदद करवा लूँगा, ठीक है? नैना शर्मा को समझ नहीं आया कि कमला आंटी का उसे नहाने में मदद करने का क्या मतलब है।
वह अभी भी हैरान थी और उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। आर्यन सिंघानिया जानता था कि उससे बात करना गाय के सामने पियानो बजाने जैसा है। वह कमरे से बाहर चला गया और नीचे चिल्लाया, कमला आंटी, थोड़ी देर के लिए ऊपर आ जाओ। कमला आंटी ने जवाब दिया और जल्दी से ऊपर आ गईं। आर्यन सिंघानिया ने उसे सब कुछ डिटेल में समझाया। कमला आंटी ने सिर हिलाया और बाथरूम में चली गईं। लेकिन इससे पहले कि वह नैना शर्मा से कुछ कह पाती, नैना शर्मा विरोध में एक कदम पीछे हट चुकी थीं। अगले ही पल वह बाथरूम से बाहर निकल गईं। आर्यन सिंघानिया अपने शरीर की गर्मी को दबाने के लिए ठंडा पानी पीने के लिए दूसरे कमरे में जाने ही वाली थी कि उसने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। फिर उसकी पीठ पर मारा गया और दो पतली बाहें उसकी कमर के चारों ओर लिपट गईं। आर्यन सिंघानिया हैरान रह गया और अनजाने में उसने अपना सिर घुमा लिया। नैना शर्मा उसके पीछे सिकुड़ी हुई थी, उसकी बड़ी बड़ी आंखें उसे दया से देख रही थीं। उसकी आंखों के नीचे से आंसू जल्दी ही निकल आए, जैसे किसी छोड़े हुए पिल्ले को। आर्यन सिंघानिया का दिल अचानक ऐसे दुखा जैसे किसी नुकीली चीज से चुभ गया हो। वह जल्दी से मुड़ा और नैना शर्मा को अपनी बाहों में खींच लिया। उसने उसे धीरे से फुसलाया, नैना, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। मैं बस कमला आंटी से एक मदद मांग रहा हूँ। वह अभी भी दुनिया को लेकर बहुत इनसिक्योर थी और वही अकेला इंसान था जिस पर वह भरोसा कर सकती थी। इसीलिए वह इतनी डरी हुई थी क्योंकि उसे लगता था कि वह उसे पीछे छोड़ गया है। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। नैना शर्मा अब बोल नहीं पा रही थी। अपनी फीलिंग्स बताने का उसका एक ही तरीका था कि वह आर्यन सिंघानिया के कपड़ों को कसकर पकड़ ले। उसके हाथ इतने कसकर पकड़े हुए थे कि उसकी उंगलियां पीली पड़ गईं। आर्यन सिंघानिया को लगा कि वह उसके कपड़े नहीं बल्कि उसका दिल पकड़ रही है। नैना, चिंता मत करो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कभी नहीं जाऊंगा, भले ही तुम मुझे भगा दो, मैं नहीं जाऊंगा। आर्यन सिंघानिया ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से नैना शर्मा के माथे को चूमा। फिर उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से उसके सिर को छुआ। अध्याय 435 बिन बुलाए मेहमान 5। नैना शर्मा ने उसके सिर को छूने के एक क्षण का कोई विरोध नहीं किया। उसका उदास मूड तुरंत शांत हो गया और उसका सिर अभी भी उसकी हथेली से चिपका हुआ था। उसे मनाना बहुत आसान था। आर्यन सिंघानिया अपनी हंसी रोक नहीं पाए। हालांकि उन्हें समझ नहीं आया कि नैना शर्मा को उनका यह एक क्षण इतना पसंद क्यों आया, लेकिन यह मुंह भर बार काम कर जाता था। कमला आंटी बाथरूम से बाहर निकली और अपने सामने खुश कपल को देखा। हालांकि वह यंग मैडम के लिए थोड़ी दुखी थीं, लेकिन वह यंग मास्टर के लिए बहुत खुश भी थीं। पहले यंग मैडम और यंग मास्टर या तो एक दूसरे से लड़ते थे या कोल्ड वॉर में थे। घर का माहौल हर दिन बहुत दबाव वाला होता था और दोनों में से कोई भी खुश नहीं था। अब यंग मैडम यंग मास्टर पर बहुत डिपेंडेंट थी और यंग मास्टर अब यंग मैडम के सामने अपनी सच्ची फीलिंग्स नहीं छिपाता था। वह उन्हें दिखा सकता था। ये पूरी तरह से बुरी बात नहीं थी कि युवा मैडम ऐसी हो गईं। शायद नैना को इस दुर्भाग्य से फ़ायदा हुआ हो। कमला आंटी जानती थीं कि अब उनकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। उन्होंने उन्हें परेशान नहीं किया और चुपचाप चली गईं। नैना शर्मा का मूड शांत होने के बाद आर्यन सिंघानिया ने उनका हाथ पकड़ा और फिर से बाथरूम में चले गए। उन्होंने नैना शर्मा का नाइट गाउन उतारा, उन्हें बाथटब में ले गए और नहाने में उनकी मदद की। उन्होंने अपनी सांस रोकी और पूरा ध्यान लगाया, अपनी नज़र नैना शर्मा की गर्दन के ऊपर रखने की पूरी कोशिश की, अपने हाथ को नज़रअंदाज करने और सिर्फ नहाने पर ध्यान देने की पूरी कोशिश की। अभी सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे, लेकिन आर्यन सिंघानिया को ऐसा लग रहा था जैसे कई सदियां बीत गई हों। उसे पसीना भी आ रहा था। जैसे ही नैना शर्मा बाथटब से उठी, आर्यन सिंघानिया ने तुरंत नैना शर्मा को स्लीपिंग रोब में कसकर लपेट लिया, जिससे स्प्रिंग का कोई निशान नहीं दिखा। फिर वह उन्हें बाथरूम से बाहर ले गया। उसने उसे बिस्तर पर लिटाया, हेयर ड्रायर लिया, प्लग लगाया और नैना शर्मा के बाल सुखाए। वह शांत न बैठ पाएं और इधर उधर न घूम पाएं। इसके लिए आर्यन सिंघानिया ने वह किताब ली जो वह अक्सर नैना शर्मा को पढ़कर सुनाते थे और उसे नैना के घुटनों पर रख दिया ताकि वह उसे पकड़कर पढ़ सकें। नैना शर्मा शायद अब थोड़ी थक गई होंगी, इसलिए उन्होंने आज्ञाकारी ढंग से किताब पकड़ी और उसे पलटने लगीं। आर्यन सिंघानिया उसके पास बैठे और धीरे से उसके बालों से खेलने लगे। सर्जरी की वजह से उसने अपना सिर मुंडवा लिया था। जो बाल बड़े थे वे अभी भी बहुत छोटे थे। आर्यन सिंघानिया को डर था कि गर्म हवा उसके सिर पर लगेगी और उसे असहज कर देगी, इसलिए उसने धीरे धीरे लगभग एक एक बाल मुंडवाए। गर्म हवा उसके कानों में गूंज रही थी। नैना शर्मा की पलकें झुक गईं और उसका सिर भी झुक गया। जब आर्यन सिंघानिया ने यह देखा तो उसकी आंखों में मुस्कान आ गई। उसने नैना शर्मा के बालों को छुआ। वे पहले से ही सूखे थे। फिर उसने हेयर ड्रायर बंद करके एक तरफ रख दिया। फिर उसने नैना शर्मा का कंधा पकड़ा और धीरे से कहा, नैना, अगर तुम थकी हुई हो तो सो जाओ, ठीक है। आर्यन सिंघानिया ने कंबल उठाया और नैना शर्मा को गोद में लेकर लेट गया। वह नैना शर्मा की बाहों से किताब छीनना चाहता था, लेकिन उसने छोड़ने से मना कर दिया। आर्यन सिंघानिया ने जो कर रही थी उसे रोक दिया और उलझन में उसे देखा। क्या हुआ?
नैना शर्मा ने अपने हाथ से अपने बगल वाली जगह को थपथपाया और अपनी उंगली से किताब की ओर इशारा किया। आर्यन सिंघानिया को आखिरकार समझ आ गया कि वह चाहती थी कि वह उसे पढ़कर सुनाए। आर्यन सिंघानिया फिर से हंसे, उनकी उंगली धीरे से उनकी नाक की नोक को खरोंच रही थी क्योंकि उन्होंने चिढ़ाते हुए कहा, आपको इतनी नींद आ रही है कि आप अपनी आंखें भी नहीं खोल सकते हैं, फिर भी आप मुझे पढ़ते हुए सुनना चाहते हैं। नैना शर्मा ने बिना पलक झपकाए आर्यन सिंघानिया को देखा। आर्यन सिंघानिया ने तुरंत सरेंडर कर दिया। ठीक है, आप जो भी कहें, आप मेरी यंग मिस हैं। आर्यन सिंघानिया भी बिस्तर पर लेट गया और बिस्तर के सिरहाने से टिक गया। फिर उसने अपनी बाहें फैलाईं और नैना शर्मा को अपनी ओर खींच लिया। जब उसे उसकी बाहों में आरामदायक स्थिति मिली तो उसने धीरे से कहा, नैना, तुम्हें आज पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ और सिखाऊंगा। अध्याय 436 बिन बुलाए मेहमान 6। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा के हाथ से किताब ली और उसे वापस बेडसाइड टेबल पर रख दिया। फिर उसने नैना शर्मा का हाथ उठाया और उसे इस तरह पलट दिया कि उसकी हथेली ऊपर की ओर हो गई। उसने अपनी पतली उंगलियां फैलाईं और उसकी हथेली पर एक एक स्ट्रोक लगाकर तब तक लिखा जब तक उसने एक शब्द नहीं लिख दिया। उसने नैना शर्मा की हथेली थपथपाई, उसकी काली आंखों ने नैना शर्मा के शांत चेहरे को देखा और अपना मुंह खोला। नैना, ये तुम्हारा नाम है। वान, तुम्हारा नाम नैना शर्मा है। आर्यन सिंघानिया बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे। उन्होंने अपना नाम एक एक शब्द साफ साफ पढ़ा, आखिरी शब्दांश को थोड़ा खींचते हुए। उनकी आवाज़ बहुत ही प्यारी और मीठी थी। नैना शर्मा अपना चेहरा घुमाकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाईं। आर्यन सिंघानिया ने उसका माथा चूमा और उसकी हथेली पर लिखना जारी रखा। फिर उसने कहा, नैना, मेरा नाम यहाँ है। आर्यन, मेरा नाम आर्यन है। उनकी आवाज़ भी हल्की और धीमी थी। वह नैना शर्मा को यह याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि यह उनके दिमाग में गहराई से बैठ जाए तो अच्छा होगा। नैना शर्मा उसे घूरती रही। उसके होंठ हिले और वह अनजाने में उसके साथ पढ़ने लगी, आर्यन और माही, आर्यन और माही। उनकी आवाज़, जो बहुत समय से नहीं बोली गई थी, भारी थी, जैसे उसमें कंकड़ भरा हो। सुनने में खट्टी और खराब लग रही थी। लेकिन जब आर्यन सिंघानिया ने यह आवाज़ सुनी तो वह कांप उठी। उसकी काली पुतलियां तेजी से बड़ी हो गईं। आर्यन सिंघानिया का हाथ नैना शर्मा के चेहरे को छू गया, उसकी काली आंखें उसे घूर रही थीं और उसने अविश्वास में कहा, नैना, क्या तुम बोल सकती हो? उद्धरण चिन्ह। नैना शर्मा की सर्जरी के बाद से अब तक उसने बोलने के लिए अपना मुंह नहीं खोला था। उसने आवाज़ भी नहीं की। उसे लगा कि उसे बोलने के लिए बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ेगा। शौक के बाद वह एक्साइटमेंट से भर गई। आर्यन सिंघानिया खुद को ये कहे बिना नहीं रह सके, नैना, ये फिर से कहो। नैना शर्मा ने उसे खाली नज़रों से देखा, जैसे उसे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। आर्यन सिंघानिया जानता था कि नैना शर्मा का दिमाग अभी भी एक ही ट्रैक पर था। उसने गहरी सांस ली, अपनी बेचैन भावनाओं को दबाया और नैना शर्मा से फिर से बात की। उसने धीरे धीरे एक एक शब्द कहा, आर्यन सिंघानिया, मुंह निया। नैना शर्मा ने पलकें झपकाईं, फिर मुंह खोला और मुश्किल से कहा। बस पहले दो शब्द उसे थोड़े मुश्किल लगे। उसने खुद को काफ़ी देर तक रोके रखा और आखिरी शब्द ही बोला, माही पढ़ो। इसके बावजूद आर्यन सिंघानिया पहले से ही बहुत खुश था। उसने नैना शर्मा को गले लगाया और इनाम के तौर पर उसके होंठों को चूमा। नैना, ये नाम याद रखना। इसे पक्के तौर पर याद रखना क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी इंसान हूँ। आर्यन सिंघानिया के किस्से नैना शर्मा खुश हो गईं। वह अपना मुंह खोलती रहीं और सीखती रहीं, पुराने दामाद। उसकी आवाज़ सुनने में साफ तौर पर अच्छी नहीं थी, लेकिन इससे आर्यन सिंघानिया का दिल पिघल गया। उसने सिर हिलाया और उसकी आवाज़ नर्म हो गई। हाँ, हबी। आर्यन पति है और नैना पत्नी है। बूढ़ा पुरुष। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा को फिर से कसकर गले लगा लिया। उसे बस यही उम्मीद थी कि इस खुशी के पल पर समय हमेशा के लिए रुक जाए। योजक चिन्ह। नैना शर्मा के बोलने के बाद उनकी सीखने की क्षमता और बातचीत करने की क्षमता में भी सुधार होता रहा। केयरटेकर सुहाना आहूजा रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज में उनके साथ थीं और वह भी उनकी रिकवरी की क्षमता देखकर हैरान थीं। अब वह दूसरों के बोले कुछ शब्द समझ सकती थी और आसान बातचीत भी कर सकती थी। आर्यन सिंघानिया की आज कंपनी में मीटिंग थी और वह देर से घर आएगा। नैना शर्मा पहले खाना नहीं खाना चाहती थी और उसके वापस आने का इंतजार करने पर अड़ी हुई थी। कमला आंटी के सिर में दर्द हो रहा था, तभी अचानक दरवाजे से एक कार के अंदर आने की आवाज़ आई। कमला आंटी हैरान रह गईं। क्या छोटे मालिक ने नहीं कहा था कि वे देर से लौटेंगे? अध्याय 437 बिन बुलाए मेहमान 7। नैना शर्मा ने भी आवाज़ सुनी। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने अचानक अपनी पीठ सीधी की। उसने सीधे दरवाजे की तरफ देखा। नयन, आर्यन वापस आ गया है। उसके शब्द अभी भी थोड़े दबे हुए और समझ से बाहर थे। कमला आंटी उलझन में दरवाजे की तरफ गईं।
जब उन्होंने देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि जो कार अंदर आई थी वह यंग मास्टर की नहीं थी। कार का दरवाज़ा खोला गया और एक सुंदर सी शख्स धीरे धीरे बाहर निकली। मीरा जोशी ने ध्यान से देखा तो पता चला कि यह कोई अनजान शख्स था। ये बटलर खुराना की बेटी कियारा खुराना थी। वह जानती थी कि कियारा खुराना के यंग मास्टर के साथ अच्छे रिश्ते थे, लेकिन यंग मास्टर के इस विला में आने के बाद उन्होंने सभी विजिटर्स को मना कर दिया था। इसलिए कियारा खुराना यहाँ सिर्फ 1 या 2 बार ही आई थी और वह हमेशा मिसेस सिंघानिया के साथ ही रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ अकेली आएगी। कियारा खुराना कार से उतरकर सीधे चली गईं। जब उन्होंने कमला आंटी को दरवाजे पर खड़ा देखा तो मुस्कुराईं और धीरे से बोलीं, कमला आंटी, बहुत दिन हो गए मिले। जब कियारा खुराना सिंघानिया परिवार में थी तो उसने हमेशा अपनी मैडम के फेवर का फ़ायदा उठाया और खुद को एक असली अमीर लड़की की तरह ट्रीट किया। वह दूसरे नौकरों के साथ घमंडी बर्ताव करती थी। हालांकि कमला आंटी ने उसे बड़ा होते देखा था, लेकिन वह उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती थीं। लेकिन मुस्कुराते हुए इंसान को मारना नहीं चाहिए। कमला आंटी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और प्यार से कहा, मिस खुराना, आप कैसी हैं? कमला आंटी, इतने फॉर्मल मत बनो। आप मुझे बस वेदिका कह सकती हैं। कमला आंटी बस मुस्कुराईं। फिर उनकी नज़र कियारा खुराना के थोड़े उभरे हुए पेट पर पड़ी। उनकी आंखों में हैरानी की एक झलक दिखी। जहां तक उसे पता था, कियारा खुराना की अभी शादी नहीं हुई थी, तो नैना प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? कियारा खुराना ने देखा कि कमला आंटी उसके पेट को घूर रही थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने धीरे से उसके पेट को छुआ भी। उसने कमला आंटी की हैरानी और उलझन देखी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह घर में चलती रही। जब कियारा खुराना कमला आंटी के पास से गुजरी तो कमला आंटी ने अचानक कहा, मिस खुराना, क्या आप यंग मास्टर को ढूंढने आई हैं? यंग मास्टर अभी भी ऑफिस में हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं। कियारा खुराना बीच में ही रुक गईं और सिर हिलाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं यहाँ आर्यन को ढूंढने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ नैना दी से मिलने आई हूँ। ये कहने के बाद वह अंदर चली गई। इससे पहले कि कमला आंटी उसे रोक पाती, वह लिविंग रूम में चली गईं और देखा कि नैना शर्मा सोफे पर बैठी हैं। कियारा खुराना की आंखें अचानक ठंडी हो गईं और उनकी आंखों के नीचे उदासी छा गई। वह आज यहाँ सिर्फ ये जानने आई थी कि क्या नैना शर्मा को सच में आर्यन ने छिपाया है। उसे उम्मीद नहीं थी कि रिया यहाँ होगी। ऑपरेशन के बाद नैना शर्मा नहीं उठीं। उस समय उन्हें उम्मीद थी कि वह कभी नहीं उठेगी, लेकिन फिर भी वह उठ गईं। उसके बाद उन्होंने उनके बारे में और पता करना चाहा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वह शर्मा के घर वापस नहीं आईं, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि उनके लोग कहाँ गए। उन्होंने इस बारे में सोचा और यह नतीजा निकाला कि नैना शर्मा को या तो यश गोयल ले गया था या आर्यन के साथ। वह कितनी चाहती थी कि उसका ये ट्रिप टाइम वेस्ट हो, लेकिन उसके सामने खड़ी नैना शर्मा उसके चेहरे पर एक बेरहम थप्पड़ के बराबर थी। नैना शर्मा ने पहले भी आर्यन को बहुत दुख पहुंचाया था, लेकिन उसने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। उनके बीच पहले ही बहुत झगड़ा हो चुका था, वे फिर से साथ कैसे हो सकते थे? कियारा खुराना ने जोर से अपने निचले होंठ को काटा और अपने हाथों को भींच लिया। उसके होंठों के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। फिर वह एक एक कदम करके नैना शर्मा की ओर बढ़ी। अध्याय 438 बिन बुलाए मेहमान 8। जब से नैना शर्मा होश में आए हैं, क्योंकि वह ठीक हो रही थी, उन्होंने बहुत कम लोगों को देखा था। असल में उन्होंने सिर्फ आर्यन सिंघानिया, डॉक्टर नज और कमला आंटी को देखा था। अचानक एक अजनबी उसके सामने आ गया। हालांकि इस दौरान उसका शरीर ठीक हो गया था और उसे इस दुनिया की आदत हो रही थी और वह ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही थी, फिर भी वह अजनबियों के सामने थोड़ी डरी हुई थी। वह सोफे पर सिमट गई और बेचैनी से कियारा खुराना को देखने लगी, जो उसके करीब आती जा रही थी। अनजाने में उसके हाथ भींच लिए। जब कियारा खुराना उनके पास आई तो उन्होंने नैना शर्मा के अलग अलग रिएक्शन का अंदाज़ा लगा लिया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह उनके हकलाने से डर जाएंगी। उसके चेहरे पर बेचैनी और डर साफ दिख रहा था। वह सीधे उसे घूर रही थी, लेकिन उसकी आंखें टिमटिमा रही थीं। उसके लाल होंठ कसकर भींचे हुए थे और उसकी भींची हुई मुट्ठियों से पता चल रहा था कि वह घबराई हुई थी। वे एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं। जब भी वह नैना शर्मा से मिलती, वह उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा पाती थी। उसके सामने उसे हमेशा खुद को बड़ा समझने का घमंड रहता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन नैना शर्मा भी उससे डरेगी। ऐसा लग रहा था कि नैना का दिमाग सर्जरी के बाद सचमुच एक नए जन्मे बच्चे की तरह खराब हो गया था, ठीक वैसा ही जैसा उसने जांच की थी। कियारा खुराना ने बिना किसी निशान के नैना शर्मा को देखा और फिर मुस्कुराई। नैना दी, मैं आपसे मिलने आई हूँ। आपकी रिकवरी कैसी है? कियारा खुराना बोलते हुए नैना शर्मा के बगल में बैठ गईं। नैना शर्मा अचानक सोफे के दूसरी तरफ चली गईं और दोनों लोगों के बीच की दूरी कम कर दी। हालांकि वह उनकी बात थोड़ी समझ गईं और धीरे से सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। नैना शर्मा को इतनी मुश्किल से बोलते देखकर कियारा खुराना थोड़ी हैरान थीं।
उनकी हालत उनकी सोच से भी ज्यादा खराब लग रही थी। लेकिन क्या उसे सच में कुछ याद नहीं था? कियारा खुराना की आंखें सिकुड़ गईं और वह खुद को पूछने से रोक नहीं पाए, नैना दी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम अच्छे दोस्त हुआ करते थे। मैं वेदिका हूँ। हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। क्या आपको याद है? नज ने उसे पहले ही फ्रेंड शब्द सिखाया था। नैना शर्मा इसका मतलब समझ गई, लेकिन उसने अपने सामने खड़ी अजनबी औरत को देखा और उसे उसका कोई अंदाजा नहीं हुआ। नैना शर्मा ने धीरे से अपना सिर हिलाया। कियारा खुराना ने नैना शर्मा के चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उसने ध्यान से देखा, झूठ के निशान ढूंढने की कोशिश की। हालांकि उसकी आंखें हमेशा साफ थीं, कन्फ्यूजन और कन्फ्यूजन के साथ। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह दिखावा कर रही है। नैना शर्मा का अभी का लुक देखकर कियारा खुराना कुछ ज्यादा ही खुश हो रही थी। नैना शर्मा, जो कभी बहुत घमंडी और कॉन्फिडेंट थी, अब बहुत कमजोर और डरपोक हो गई थी। उनमें वो सारी चमक खो गई थी जो कभी थी। उनके सामने अब उनकी कोई बड़ी पहचान नहीं थी, लेकिन उसे इससे नफरत थी। भले ही वह ऐसी हो गई थी, लेकिन आसमान अब भी उसके साथ अच्छा बर्ताव कर रहा था। वह सब कुछ भूल गई थी, इसलिए जाहिर है वह आर्यन सिंघानिया के लिए अपनी नफरत भी भूल गई थी। इस तरह वह अब शांति से आर्यन सिंघानिया के साथ रह सकती थी। जिन चीज़ों के लिए उसने इतनी मेहनत की थी वे अचानक बेकार हो गईं। वह अपने हाथों को कसकर भींचने से खुद को रोक नहीं पाए और उसकी आंखें और भी डरावनी हो गईं। अगर उसे कुछ भी याद नहीं रहता तो वह हमेशा आर्यन सिंघानिया के साथ रहती और आर्यन उसे पहले की तरह रिजेक्ट कर देता, उसे कभी उसके पास जाने का मौका नहीं मिलता। नहीं, बिल्कुल नहीं। एमनेसिया वाले लोगों के लिए भी अपनी यादें वापस पाना मुमकिन था। आमतौर पर किसी तरह की स्टिम्युलेशन झेलने के बाद वे अपनी यादें वापस पा लेते थे। अध्याय 439 बिन बुलाए मेहमान 9। कियारा खुराना ने एक पल के लिए सोचा। नैना शर्मा के लिए जो चीज़ उसे सबसे ज्यादा स्टिम्युलेट कर सकती है वह उसका खोया हुआ बच्चा होना चाहिए, है ना? उसने उस बच्चे की वजह से सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। कियारा खुराना की आंखें ठंडी हो गईं, लेकिन एक पल में गायब हो गईं। वह मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं। मुझे पता है कि सर्जरी के बाद तुम बहुत सी बातें भूल गए हो। जब तुम ठीक हो जाओगे तो शायद तुम्हें मेरी याद आए। लेकिन यह अच्छा है कि तुम ऐसे हो। कुछ दुखद यादें अतीत में ही रहने दो। यह अच्छी बात है कि तुम्हें वे याद नहीं हैं। उदास। नैना शर्मा भी यह शब्द जानती थी, क्योंकि जब आर्यन सिंघानिया कंपनी में जाता और वह उसे नहीं देख पाती तो उसे भी दुख होता। उसने अनजाने में अपना मुंह खोला और पूछा, क्या रियाद दुखी है? कियारा खुराना का हाथ उसके पेट पर ऐसे लगा जैसे उसे उसके लिए दर्द हो रहा हो। उसने कहा, तुम भी कभी मेरे जैसे थे। तुम्हारा एक बच्चा था, लेकिन आखिर में तुम दुखी थे। इससे पहले कि वह गर्भपात शब्द कह पाती, कमला आंटी ने अचानक कहा, मिस खुराना, कृपया कुछ चाय लीजिए। कमला आंटी ने जानबूझकर अपनी आवाज़ ऊंची की और चाय का कप मेज पर पटक दिया। कियारा खुराना अपनी बात के बीच में ही अटक गईं। उन्होंने कमला आंटी की तरफ देखा। हालांकि वह उनके अचानक आने से बहुत नाखुश थीं, फिर भी उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, थैंक यू। कियारा खुराना ने अपना चाय का कप उठाया और एक घूंट लिया। जब उसने गटक लिया तो उसे एहसास हुआ कि कमला आंटी अभी भी वहां से नहीं गई हैं। वह अभी भी वहीं खड़ी थीं। कियारा खुराना एक पल के लिए हैरान रह गईं। कमला आंटी, आप जाकर अपना काम कर सकती हैं। मैंने नैना दी को बहुत समय से नहीं देखा है। मैं उनसे अच्छी बातें करना चाहती हूँ। कमला आंटी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और कहा, मिस खुराना, मेरा काम छोटी मैडम की अच्छी देखभाल करना है। वह अब अपना साथ नहीं छोड़ सकती। मुझे उनका ध्यान रखना है। कमला आंटी की खुली दुश्मनी और बचाव से कियारा खुराना के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि नैना शर्मा में ऐसा क्या अच्छा था। सब उसे क्यों बचा रहे थे और डर रहे थे कि कहीं उसे चोट न लग जाए। साफ है कि वह बचपन से ही आर्यन के साथ थी और उसे कभी नहीं छोड़ा था। उसने अपनी मासूमियत भी छोड़ दी थी। कियारा खुराना की आंखें उसके पेट पर नफरत और दर्द से भर गईं। उसने जो छोड़ा था वह उससे भी ज्यादा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे सब अंधे हों। कोई भी उसे नहीं देख पा रहा था, लेकिन वे सिर्फ नैना शर्मा को देख पा रहे थे, जिसने आर्यन को बार बार चोट पहुंचाई थी। कियारा खुराना बहुत गुस्से में थी, लेकिन वह भड़क नहीं सकी। उसने अपना गुस्सा दबाया और फिर भी धीरे से कहा, कमला आंटी, क्या अब मैं आपके पास नहीं हूँ? मैं नैना दी का ख्याल रखूंगी। आपको यहाँ रहकर उनका ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। जाओ और थोड़ी देर आराम करो। कमला आंटी ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। जवान मैडम अब अजनबियों से बहुत डरती हैं। अगर मैं यहाँ रहूंगी तो उन्हें ज़्यादा आराम मिलेगा। कमला आंटी का जवाब एकदम साफ था। कियारा खुराना इतनी गुस्से में थी कि उसने दांत भींच लिए। वह वहीं खड़ी रही और उसके पास नैना शर्मा से ये शब्द कहने का कोई तरीका नहीं था। उसके पास उसे उकसाने का भी कोई तरीका नहीं था। वह सिर्फ एक नकली मुस्कान लाकर उसका मजाक उड़ा सकती थी। कमला आंटी, आप नैना दी के साथ बहुत अच्छी हैं।
जब कियारा खुराना और कमला आंटी बात कर रही थीं, तो नैना शर्मा का ध्यान कियारा खुराना के कहे शब्द बच्चा पर था। असल में उसने ये शब्द पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह इस शब्द से बहुत जानी पहचानी लग रही थी और इस शब्द का मतलब तुरंत समझ सकती थी। उसकी नज़र अनजाने में कियारा खुराना के निकले हुए पेट पर पड़ी। उसके दिमाग में अचानक कुछ कौंधा और उसके सिर में अचानक तेज दर्द हुआ। अध्याय 440 बिन बुलाए मेहमान 10। नैना शर्मा ने अपना सिर पकड़ा और सोफे पर गिर पड़ी। वह दर्द से कराह उठी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। खून कम हो गया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। कियारा खुराना ने नैना शर्मा को कभी इस तरह नहीं देखा था। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और वह हैरानी से उसे देखने लगी। इन दिनों नैना शर्मा का शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा था। उसे सिरदर्द हुए काफ़ी समय हो गया था। उसके अचानक आने से करण जोशी चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत रिएक्ट किया। वह कुछ कदम आगे बढ़ा और उसे उठाने में मदद की। उसकी आवाज़ चिंता से भरी थी। यंग मैडम, आप ठीक हैं? नैना शर्मा ने अपना हाथ उसके सिर पर दबाया। उसकी सांस थोड़ी फूल रही थी और उसकी आवाज़ में दर्द के निशान थे। दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है। जवान मैडम, प्लीज़ इसे सहन करें। मैं आपके लिए कुछ दवाई लाता हूँ। कमला आंटी ने जल्दी से अपनी बात खत्म की, फिर ध्यान से नैना शर्मा को नीचे उतारा और जल्दी से दवा लेने के लिए उठ गईं। जब तक कमला आंटी सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर नहीं गईं, तब तक कियारा खुराना अपनी आंखों के सामने अचानक हुए बदलाव से उबर नहीं पाईं। वह धीरे धीरे उठीं और एक एक कदम करके नैना शर्मा के पास गईं। उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पर बहुत दर्द था और उनकी आंखों में हैरानी धीरे धीरे गायब हो गई और खुशी में बदल गई। उसका अंदाज़ा सही था, नैना शर्मा की कमज़ोरी बच्चा था। अगर उसे लगातार स्टिम्युलेट किया जा सके तो वह शायद पुरानी बातें याद कर ले। जब तक उसे अपनी याददाश्त वापस नहीं मिल जाती, वह पक्का आर्यन के साथ नहीं रहेगी। कियारा खुराना ने अपने होंठ मोड़े और मुस्कुराईं। वह थोड़ा नीचे झुकी और नैना शर्मा के और करीब आ गई। उसकी आवाज़ धीमी और मोहक थी जब उसने एक एक शब्द कहा। नैना दी, आप ठीक हैं? क्या आपको कुछ याद है? जैसे आपकी बच्ची ईशा। नैना शर्मा के नाजुक चेहरे दर्द से सिकुड़ गए थे। कियारा खुराना की बातें सुनकर उसने मुश्किल से आंखें खोलीं। क्या शालू बच्ची? ये ईशा है। इससे पहले कि कियारा खुराना अपनी बात पूरी कर पाती, उन्हें जल्दी जल्दी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने अनजाने में ऊपर देखा और आर्यन सिंघानिया जैसे लंबे कद के इंसान को एंट्रेंस से अंदर आते देखा। वह हैरान रह गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आर्यन सिंघानिया इतनी जल्दी लौट आएंगे। जब वह अभी भी हैरान थी, आर्यन सिंघानिया पहले ही वहां आ गया था। नैना शर्मा को इस तरह देखकर उसकी आंखों में अचानक अंधेरा छा गया। नैना, वह सोफे पर गया और सीधे कियारा खुराना को एक हाथ से खींचकर दूर ले गया। फिर वह सोफे पर बैठ गया और नैना शर्मा को अपनी बाहों में खींच लिया। नैना, क्या तुम्हें फिर से सिर दर्द हो रहा है? उसी समय उसने नैना शर्मा का माथा अपने हाथ से ढक लिया और कुशलता से उसे दबाया। नैना शर्मा ने आर्यन सिंघानिया को देखा और उसे कसकर गले लगा लिया। निया, आई लव रिया। डरो मत, मैं यहाँ हूँ, ईशा से मत डरो। आर्यन सिंघानिया खुद को रोक नहीं पाए और नैना शर्मा को प्यार से दिलासा दिया। उसके होंठों ने धीरे से उसके बालों को चूमा और उसकी उंगलियां नीचे दब गईं। कमला आंटी ऊपर से नीचे आईं और एक गिलास पानी डालने के लिए किचन में गईं। फिर वह वापस सोफे पर गईं और आर्यन सिंघानिया को दवा और पानी दिया। यंग मास्टर, दवा। आर्यन सिंघानिया ने गोली ली, नैना शर्मा के मुंह में डाली और फिर उसे पानी पिलाया। लेकिन उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसे होश नहीं था और निगलने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। आर्यन सिंघानिया ने सीधे एक घूंट पानी पिया, फिर नैना शर्मा को किस किया, पानी ऊपर चढ़ाया और गोली निगलने में उसकी मदद की। कियारा खुराना एक तरफ खड़ी होकर अपने सामने का नज़ारा देख रही थीं। वह पूरी तरह हैरान थीं। वह जानती थी कि आर्यन सिंघानिया हमेशा से नैना शर्मा से प्यार करता था, लेकिन अब उसे अचानक एहसास हुआ कि वह नैना शर्मा से उससे कहीं ज़्यादा प्यार करता था जितना उसने सोचा था। उसे ये भी लगा कि उसके सामने वाला आदमी बहुत अनजान और हैरान था।